नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे हिस्से की कहानी जानेंगे जो उसकी भूवैज्ञानिक नींव है, उसका जियोलॉजिकल एंकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन पेनिनसुला प्लेटो की। ये वो प्राचीन जमीन है जिस पर हमारे देश का पूरा इतिहास टिका है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या कभी सोचा है कि दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब की सब एक ही दिशा में पूरब की ओर क्यों बहती हैं? ये एक बड़ी पहेली है ना? खैर, इस चर्चा के अंत तक इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इस पहेली को हम सुलझाएंगे कैसे? हमारे पास एक पूरा रोड मैप है। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। भारत की नींव से शुरुआत करेंगे, फिर इसके लैंड फॉर्म्स को समझेंगे, इसकी उम्र के राज जानेंगे, और फिर उस रहस्यमयी झुकाव तक पहुंचेंगे जो नदियों के बहाव की वजह बताता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, इंडियाज एंशिएंट फाउंडेशन। इससे पहले कि हम पहाड़ों और नदियों की बात करें, हमें यह समझना होगा कि जमीन की असल बनावट क्या है। यूं समझिए कि हम जमीन को उसके सबसे बुनियादी, सबसे कच्चे रूप में देख रहे हैं, उसकी ज्योमेट्री को समझ रहे हैं। और इस बड़ी तस्वीर को सही से समझने के लिए पहले कुछ जरूरी शब्दों को डिकोड करना होगा। ये वो जियोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मिलकर ये पूरी कहानी बनी है। तो पहला शब्द है पेनिनसुला। हिंदी में इसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब ये होता क्या है? बहुत आसान है। जमीन का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, लेकिन एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा हो। बिल्कुल हमारे भारत के दक्षिणी हिस्से की तरह, जिसके एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। हमारा दूसरा शब्द है प्लेटो, यानी पठार। और इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया अंग्रेजी शब्द है टेबल लैंड। सच में इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक टेबल को इमेजिन करना है। जैसे एक टेबल जमीन से ऊंची होती है पर ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होती है, ठीक वैसे ही एक प्लेटो भी आसपास की जमीन से अचानक ऊपर उठा होता है, लेकिन उसकी चोटी किसी पहाड़ की तरह नुकीली नहीं, बल्कि चौड़ी और सपाट होती है। अब सवाल ये उठता है कि कुदरत ऐसी विशाल टेबल बनाती कैसे है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली है वॉल्केनिक एक्टिविटी, जब जमीन से निकला लावा फैलकर ठंडा होता है और एक के ऊपर एक सपाट परतें बना देता है। दूसरी है टेक्टोनिक अपहीवल, जब धरती के नीचे की प्लेटें टकराकर जमीन के एक बड़े हिस्से को ऊपर उठा देती हैं। और तीसरी वजह है मिलेनियल इरोजन, यानी लाखों साल तक हवा और पानी का पहाड़ों को घिस घिसकर सपाट बना देना। आपको इसका अंदाजा देने के लिए दुनिया के सबसे मशहूर पठार को देखते हैं, द टिबेटन प्लेटो, जिसे दुनिया की छत भी कहते हैं। वो करीब 4,500 मीटर ऊंचा है। जबरदस्त है ना? अब इसकी तुलना में जो हमारे इंडियन प्लेटो है, वो समझिए कि उसका एक बहुत बहुत पुराना, शांत और कम ऊंचाई वाला कजिन है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक प्लेटो क्या होता है, चलिए अब सीधे इंडियन पेनिनसुला प्लेटो की अनोखी कहानी में उतरते हैं। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी उम्र। ये सचमुच में पत्थरों में लिखी एक बहुत पुरानी कहानी है। ये धरती के सबसे पुराने, सबसे स्टेबल जमीनी हिस्सों में से एक है। ये बना है ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानों से। अब ये नाम भले ही मुश्किल लगे, पर इसका सीधा मतलब है ये चट्टानें बेहद कठोर और पुरानी हैं। और क्योंकि ये इतना पुराना है, लाखों करोड़ों सालों से प्रकृति ने, मतलब हवा और पानी ने, इसके सभी नुकीले कोनों को घिस घिस कर गोल कर दिया है। और यही वजह है कि यहां हमें नुकीली चोटियों की जगह गोल मटोल पहाड़ियां और चौड़ी उथली घाटियां देखने को मिलती हैं। इस फर्क को समझने के लिए ना, इसकी तुलना हिमालय से करते हैं। एक तरफ है हमारा प्लेटो, जो पुराना है, स्टेबल है और जिसकी पहाड़ियां राउंडेड हैं। दूसरी तरफ है हिमालयास, जो यंग हैं, अनस्टेबल हैं और जिनकी चोटियां आज भी पॉइंटेड, नुकीली हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एक शांत, समझदार बुजुर्ग की तुलना एक जोशीले युवा से करना। और अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जो हमारी शुरुआती पहेली को सुलझाएगा। ये इस पठार की सबसे सबसे जरूरी खासियत है, पर यह इतनी सटल है, इतनी हल्की है कि आसानी से नजर भी नहीं आती। ये है द प्लेटोज ग्रेट टिल्ट, यानी प्रकृति की एक विशाल मगर हल्की सी ढलान। सबसे पहले इसका स्केल समझिए। ये पठार समुद्र तल से औसतन 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये है वो यूरेका मोमेंट। ये पूरा का पूरा लैंड मास पश्चिम में ऊंचा है और पूरब की तरफ धीरे धीरे बहुत जेंटली ढलता चला जाता है।
सोचिए, जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो एक तरफ से हल्का सा उठा हुआ है। ये झुकाव इतना कम है कि शायद खड़े होकर महसूस भी ना हो। लेकिन जब हम पूरे उपमहाद्वीप के स्केल पर देखते हैं तो इसका असर जबरदस्त होता है। और इसका नतीजा क्या है? एग्जैक्टली, द रिवर फ्लो। ये हल्का सा झुकाव एक बहुत बड़ी वाटर स्लाइड की तरह काम करता है, जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी सभी बड़ी नदियों को एक ही दिशा में गाइड करता है, पश्चिम से पूरब की ओर, और उन्हें सीधा बंगाल की खाड़ी में ले जाके मिला देता है। तो लीजिए, हमारी शुरुआती पहेली सुलझ गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये जो इतना बड़ा पठार है ना, ये एक जैसा नहीं है। एक बड़ी नदी है जो इसे जियोलॉजिकल तौर पर दो अलग-अलग हिस्सों में बांट देती है। ये नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी एक तरह से नेचुरल डिवाइडिंग लाइन है। नदी के उत्तर का हिस्सा कहलाता है द सेंट्रल हाईलैंड्स, यानी मध्य उच्च भूमि, और इसके दक्षिण में जो विशाल तिकोना यानी ट्रायंगुलर लैंडमास है, उसे हम सब द डेक्कन प्लेटू यानी दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। तो संक्षेप में कहें तो अब हम जानते हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू क्या है। ये एक झुका हुआ बहुत ही पुराना टेबललैंड है। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है और इसकी यही ढलान दक्षिण भारत की नदियों की दिशा तय करती है। लेकिन एक आखिरी सवाल, ये इतना प्राचीन, इतना विशाल टेबललैंड यूं ही तो कहीं से प्रकट नहीं हो गया होगा। तो फिर ये आया कहां से? इसकी जड़ें कहां हैं? वेल, इसकी कहानी जुड़ी है एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट से, पर वो कहानी किसी और दिन के लिए। तो चलिए वापस जुड़ते हैं। पिछली बार हमने ये समझा था कि पेनिनसुला प्लेटो एक स्टेबल टेबललैंड है, पर आज हम पर्दा उठाने वाले हैं उसकी महाकथा से कि आखिर ये बना तो बना कैसे। ओके, तो इसकी गहराई में उतरते हैं। हमारा सफर इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरेगा, जो शुरू होगा करोड़ों साल पहले। हम जानते हैं कि ये एक स्टेबल टेबललैंड है, लेकिन आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे समय में जब दुनिया का नक्शा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, द मदर कॉन्टिनेंट, गोंडवाना। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां भारत एशिया का हिस्सा है ही नहीं। सच तो यह है कि हमारा पेनिनसुलर प्लेटो एक बहुत बड़े विशाल दक्षिणी महाद्वीप का हिस्सा था। इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था गोंडवाना लैंड। उस समय भारत का लैंडमास सीधे अफ्रीकन प्लेट से जुड़ा हुआ था और अफ्रीका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फंसा हुआ था। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ऐसी जबरदस्त टूट-फूट हुई जिसने भारत को एक बहुत लंबी, अकेली समुद्री यात्रा पर भेज दिया। हुआ ये कि धरती के अंदर जो विशाल शक्तियां हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक फोर्सेस कहते हैं, उन्होंने इस सुपर कॉन्टिनेंट को तोड़कर अलग कर दिया। इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और इसी फ्रैक्चर की वजह से इंडियन प्लेट अलग हो गया और उसने उत्तर दिशा की तरफ प्राचीन थेथे सी के पार अपना लंबा सफर अकेले ही शुरू कर दिया। लेकिन सुनिए, यह सफर कोई शांतिपूर्ण सफर नहीं था। ये आग और दबाव से भरी एक हिंसा भरी प्रक्रिया थी, जिसने उन्हीं चट्टानों को जन्म दिया जो आज इस पठार की बुनियाद हैं। इस पत्थर की बनावट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक जियोलॉजिकल लेयर केक की तरह सोचा जाए। मतलब ये धरती के सबसे पुराने मटेरियल्स की कई परतों से मिलकर बना है, बिल्कुल एक केक की तरह जिसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं। इस केक की जो सबसे ऊपरी परत है वो है इग्नियस रॉक्स की। देखिए, जब इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ रहा था तो ये रियूनियन हॉटस्पॉट जैसे ज्वालामुखी क्षेत्रों के ऊपर से गुजरा। इन हॉटस्पॉट से गर्म लावा निकला, पूरे लैंड मास पर फैल गया और फिर ठंडा होकर कठोर काली चट्टानों में बदल गया। इग्नियस शब्द का मतलब ही है आग से पैदा हुआ। अब आते हैं केक के बीच की परत पर, यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये पहले से मौजूद चट्टानें थीं, लेकिन इस लंबे सफर और आगे चलकर होने वाली टक्कर की वजह से इतनी ज्यादा गर्मी और दबाव झेला कि इनका पूरा रूप ही बदल गया। इसीलिए इन्हें मेटामॉर्फिक कहते हैं, जिसका मतलब है रूप बदलना। और आखिर में इस केक का बेस, इसकी नींव, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। ये धरती की असली शुरुआती ठोस परत है। यही इस पठार का बुनियादी आधार बनाती हैं। जरा सोचिए, ये हमारे ग्रह पर मौजूद सबसे पुरानी चट्टानों में से हैं। तो अब सबसे जरूरी बात, ये जो प्राचीन लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यही इस पठार की सबसे बड़ी खासियत, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी को जन्म देती है।
आइए देखते हैं कैसे। इस तुलना से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ हिमालयाज हैं जो नए फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी दबाव पड़ने पर मुड़ जाते हैं और आज भी उनकी ऊंचाई बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है। ये दुनिया के सबसे पुराने लैंडफॉर्म्स में से एक है। एक रिजिड ब्लॉक है। ये मुड़ता नहीं, दबाव पड़ने पर टूट जाता है और इसमें हाल फिलहाल में कोई उत्थान नहीं हुआ है। तो इस स्टेबिलिटी का नतीजा क्या है? उसका नतीजा है गोल पहाड़ियां और चौड़ी उथली घाटियां। क्योंकि ये पठार इतना ज्यादा पुराना और स्थिर है, नदियों को करोड़ों साल मिल गए हैं इसकी तीखी चोटियों को धीरे धीरे घिसकर गोलमटोल पहाड़ियों में बदलने के लिए। तो चलिए इस पूरे एपिक सफर को, इस महागाथा को एक बार जल्दी से सारांश में समेट लेते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई गोंडवाना लैंड सुपर कॉन्टिनेंट के एक हिस्से के रूप में। फिर ये अफ्रीका से टूटा और उत्तर की तरफ सफर किया। इसकी बनावट क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानों का एक लेयर केक है। इसका कैरेक्टर एक प्राचीन, स्थिर और कठोर ब्लॉक का है और इसका आज का स्वरूप समय ने इसे घिसकर गोल पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों में बदल दिया है। अब जब हम इस पत्थर की नींव को, इसकी बुनियाद को इतनी गहराई से समझ चुके हैं, तो असली सवाल ये उठता है कि इस मजबूत बुनियाद के ऊपर आखिर किस तरह के लैंडफॉर्म्स बने। यही हम देखेंगे हमारी अगली चर्चा में। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में याद है हमने बात की थी पेनिनसुला प्लेटो के एक फंडामेंटल रूल के बारे में कि ये पूरा का पूरा लैंडमास, ये भूभाग पश्चिम से पूर्व की ओर झुका हुआ है। पर भूगोल की सबसे मजेदार बात यही है कि हर नियम का एक अपवाद होता है, एक एक्सेप्शन। और आज हम एक बहुत ही बड़े और जरूरी एक्सेप्शन की तह तक जाने वाले हैं। तो आज की हमारी पहेली, हमारी गुत्थी यही है। प्रायद्वीप का जो उत्तरी हिस्सा है ना, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स यानी मध्यवर्ती उच्च भूमि, वो इस ईस्टवर्ड टिल्ट वाले नियम को मानता ही नहीं। सवाल ये है क्यों? ये एक तरह की ज्योग्राफिकल एनोमली है, एक भौगोलिक विसंगति कि ये हिस्सा पूर्व की तरफ नहीं बल्कि उत्तर पूर्व की ओर झुका हुआ है। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। इस एक झुकाव का सीधा असर यहाँ की नदियों पर, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम पर और यहाँ के जीवन पर पड़ता है। अच्छा, तो इस विरोधाभास को, इस कंट्रडिक्शन को जरा और साफ साफ समझते हैं। स्क्रीन पर जो ये तुलना है ना, ये पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है डेक्कन प्लेटो, प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग, जो नियम के हिसाब से पूर्व की ओर झुकता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन दूसरी तरफ है सेंट्रल हाईलैंड्स, उत्तरी भाग, और इनका टिल्ट, इनका झुकाव नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। बस यही वो पहेली है जिसे आज हमें सुलझाना है। तो किसी भी रहस्य को सुलझाने का पहला कदम क्या होता है? ये पता लगाना कि भाई हम बात किस इलाके की कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, मतलब हमारे जांच के इस क्षेत्र को ठीक से डिफाइन करते हैं। इसकी बाउंड्री क्या है, कहां से कहां तक फैला है ये? तो ये रही इसकी बिल्कुल सटीक परिभाषा। सेंट्रल हाईलैंड्स पेनिनसुलर प्लेटो का वो उत्तरी हिस्सा है जो नर्मदा नदी के स्ट्रिक्टली नॉर्थ में है। नर्मदा नदी को एक तरह से भारत की ज्योग्राफिक वेस्टलाइन यानी भौगोलिक कमर समझ लीजिए। ये नदी बिल्कुल बीच से गुजरती है और प्रायद्वीप को दो हिस्सों में काट देती है। इसके दक्षिण में है डेक्कन प्लेटो और इसके उत्तर में वो है हमारा इलाका सेंट्रल हाईलैंड्स। अब इस पूरे रीजन को इमेजिन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, ये चट्टानों से बना एक किला है, एक अभेद्य किला, अ फोर्ट्रेस ऑफ रॉक। एक ऐसा किला जिसे किसी राजा ने नहीं बल्कि खुद नेचर ने बनाया है, जिसकी दीवारें बहुत मजबूत हैं। और जाहिर है हर किले की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं होंगी, इसकी भी अपनी दीवारें होंगी। तो ये रहीं उस किले की प्राकृतिक दीवारें। इसके नॉर्थ वेस्ट में देखिए, यहां खड़ी है अरावली रेंज, दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक, जो एक वेस्टर्न शील्ड, एक पश्चिमी ढाल का काम करती है। दक्षिण में इसकी दीवार है विंध्या रेंज, जो एक सदर्न क्लिफ, एक खड़ी चट्टान की तरह है और इसे नर्मदा से अलग करती है। और पूर्व में ये पठार छोटा नागपुर प्लेटो में विलीन हो जाता है, मिल जाता है। एक और दिलचस्प बात, ये जो हाईलैंड्स है ना, ये पश्चिम में ज्यादा चौड़े हैं और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं ये संकरे होते जाते हैं, बिल्कुल एक फनल की तरह। चलिए, तो बाउंड्री तो हमने देख ली। अब वापस आते हैं अपने मेन सवाल पर। इस नॉर्थ ईस्ट टिल्ट का, इस उत्तर पूर्वी झुकाव का सबसे पक्का सबूत क्या है, मतलब इलरिफ्यूटेबल प्रूफ? वेल, इसका जवाब हमें जमीन पर नहीं बल्कि जमीन पर बह रहे पानी में मिलेगा। यहां की नदियां वही इसकी सबसे बड़ी गवाह हैं।
एक पल के लिए सोचिए, मान लीजिए हमारे पास कोई सैटेलाइट इमेज नहीं है, कोई मॉडर्न मैप नहीं है। फिर भी क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि जमीन का ढलान किस तरफ है? बिल्कुल, इसका जवाब हमें प्रकृति खुद देती है, बस हमें उसे गौर से देखना आना चाहिए। जवाब बहुत सिंपल है, वी फॉलो द वाटर। हम पानी के बहाव का पीछा करते हैं। भाई, ग्रेविटी का सीधा सा नियम है, पानी तो हमेशा ढलान की तरफ ही बहेगा, है? तो ये रहा पूरा लॉजिक, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी बड़ी नदियां निकलती हैं इन्हीं हाईलैंड से। स्टेप 2, ये सभी नदियां साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं, जो कि पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्मल फ्लो का एकदम उल्टा है। और स्टेप 3, सबसे क्रूशल, ये नदियां बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती, ये उत्तर की तरफ बहकर यमुना और गंगा में मिल जाती हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला? ये एक स्मोकिंग गन है, एक अकाट्य प्रमाण कि ये जमीन, ये पूरी भूमि गैंजेटिक प्लेन की तरफ झुकी हुई है। तो सबसे बड़ी पहेली तो सुलझ गई। हमें पता चल गया कि ये इलाका नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों और कैसे झुका है। अब जब ये राज खुल गया है, तो चलिए इस किले के अंदर चलते हैं और इसके अलग अलग हिस्सों को भी देख लेते हैं। हम सिस्टमैटिकली पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ना, ये कोई एक फ्लैट टेबल लैंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा एक ही पठार है, नहीं, बल्कि ये पठारों की एक चेन है, अ सीरीज ऑफ स्टेपिंग स्टोन्स, जो एक के बाद एक पश्चिम से पूर्व तक बिछे हुए हैं। तो आइए इन स्टेपिंग स्टोन्स पर एक एक करके कदम रखते हैं। सबसे पश्चिम में है मालवा प्लाटो, जिसे द लावा टेबल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेक्कन ट्रैप्स के वॉल्केनिक लावा से बना है और इसीलिए यहाँ काली मिट्टी मिलती है, जो बहुत उपजाऊ होती है। फिर हम बीच में आते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड पर। ये पुराने ग्रेनाइट और नाइस रॉक से बने हैं, मानो ये पश्चिम और पूर्व को जोड़ने वाले द ग्रेनाइट ब्रिजेस हों। और आखिर में सबसे पूर्व में है हमारा छोटा नागपुर प्लेटो। इसे तो भारत का मिनरल हार्ट यानी खनिज हृदय भी कहा जाता है। जाहिर है, क्योंकि यहाँ कोयला, लोहा, माइका, इन जैसे खनिजों का खजाना है। तो ये था सेंट्रल हाईलैंड्स का एक पूरा डीकंस्ट्रक्शन। हमने इसकी बाउंड्रीज को समझा, इसके यूनिक नॉर्थ ईस्ट टिल्ट के पीछे के सबूतों को परखा और इसके अंदर के अलग अलग पठारों को भी जाना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब जब हमने इस क्षेत्र के फर्श का नक्शा बना लिया है, तो हमें इसकी दीवारों को भी तो देखना होगा। और शुरुआत उन सब में सबसे पुरानी दीवार से करनी होगी। अगली बार हम इसी किले की पश्चिमी दीवार, इसकी वेस्टर्न शील्ड, यानी भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज दी अरावली रेंज के रहस्यों को खंगालेंगे। तो मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्ते। पिछले सफर में हमने सेंट्रल हाईलैंड्स की उस उत्तर पश्चिमी दीवार को जाना था, जिसे हम अरावली रेंज कहते हैं। तो आज उसी प्राचीन दीवार को और करीब से जानने का वक्त आ गया है, उसकी हर एक परत को समझने का। चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं और भारत के जियोलॉजिकल ग्रैंडफादर यानी भूवैज्ञानिक दादा की कहानी को सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो वक्त से भी पुरानी है। अच्छा, अरावली को समझने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये जो टर्म है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, इसका आखिर मतलब क्या है? ऐसा क्या होता है जो एक पहाड़ को ओल्ड यानी पुराना और फोल्ड यानी मोड़दार बनाता है? ये है अरावली की ऑफिशियल क्लासिफिकेशन। चलिए इसके टुकड़े करके समझते हैं। सबसे पहले फोल्ड। इसका मतलब है कि ये पर्वत जमीन की परतों के मुड़ने से बने हैं। सोच के देखिए, जैसे जमीन एक कालीन की तरह है और जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स उसे दोनों तरफ से दबाती हैं तो वो बीच से ऊपर उठ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कालीन में सिलवटें पड़ती हैं। अब दूसरा हिस्सा ओल्ड। इसका मतलब है कि ये सिलवटें आज नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले पड़ी थीं और तब से लेकर आज तक हवा, बारिश, धूप, मौसम की हर मार इन पर पड़ रही है और इन्हें धीरे धीरे घिस रही है। और इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका है अरावली की तुलना आपसे, मेरा मतलब हिमालयाज से करना। हिमालयाज भूवैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल नए हैं और पता है, आज भी उनकी ऊंचाई बढ़ रही है क्योंकि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है। तो एक तरफ जहां हिमालयाज यंग जायंट्स हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अरावली उन बूढ़े अवशेषों की तरह है जिनकी ऊंचाई बढ़ने का सिलसिला कब का रुक चुका है। ये लाइन इस पूरी कहानी को एक सेंटेंस में बता देती है। वो अपने पूर्व स्वरूप के घिसे हुए स्टंप्स यानी ठूंठ के रूप में खड़े हैं। जरा इमेजिन कीजिए, करोड़ों सालों तक हवा और बारिश ने उन विशाल चोटियों को
कैसे घिस घिस कर छोटा कर दिया होगा, जो शायद कभी आकार में हिमालयस को टक्कर देती रही होंगी। तो अब हम ये तो जान गए कि अरावली क्या है। चलिए अब भारत के नक्शे पर इसकी यात्रा देखते हैं। आखिर ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। ये पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिमी भारत में जमीन पर एक जबरदस्त 800 किलोमीटर लंबे निशान की तरह फैली हुई है। ये रेंज एक अजीब सी डायगोनल यानी तिरछी दिशा में चलती है। इसका सफर गुजरात से शुरू होता है, फिर ये राजस्थान और हरियाणा से गुजरती है और आखिर में देश की राजधानी दिल्ली में आकर शांत हो जाती है। सोचिए, एक यात्रा जो 3 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी को आपस में जोड़ती है। एक और दिलचस्प बात, इस पूरी रेंज की ऊंचाई एक जैसी बिल्कुल नहीं है। इसका दक्षिणी हिस्सा आज भी काफी ऊंचा है, लेकिन दिल्ली के पास का उत्तरी छोर उस समय के साथ घिसकर बस नीची पहाड़ियों में बदल गया है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बुजुर्ग उम्र के साथ थोड़ा सा झुक जाता है। इस चार्ट में ये ऊंचाई का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, पहला बार नॉर्दर्न हिस्से की औसत ऊंचाई दिखा रहा है, जो 300 से 600 मीटर के बीच है। फिर दूसरा बार सदर्न हिस्सा जो सीधे 800 मीटर तक पहुंच जाता है, और फिर तीसरा बार जो सबसे ऊंचा है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को दिखा रहा है। और ये है इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला का ताज, गुरु शिखर, माउंट आबू हिल्स में स्थित 1722 मीटर की शानदार ऊंचाई पर। ये ना सिर्फ अरावली का बल्कि पूरे राजस्थान का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अपनी इतनी लंबे उम्र और घिसी हुई हालत के बावजूद ये पहाड़ियां आज भी भारत के कुछ सबसे जरूरी स्थलों की नींव हैं, शक्ति के भी और श्रद्धा के भी। अरावली का असर आज भी हमारी जिंदगी में है। एक तरफ है पॉलिटिकल एपेक्स, यानी न्यू दिल्ली में रायसीना हिल। ये अरावली का ही एक हिस्सा है, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना है, जहां से देश चलता है। और दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल एपेक्स, यानी माउंट आबू की ऊंचाइयों पर बने दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, जो अपनी संगमरमर की नक्काशी और शांति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो इस प्राचीन ढाल के सफर से हमने क्या खास बातें सीखी? चलिए एक झटके में उन पर नजर डालते हैं। मोटी मोटी बात यह है कि अरावली भारत के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। इनका 800 किलोमीटर लंबा सफर गुजरात से दिल्ली तक है। समय ने इन्हें घिसा है, इसलिए उत्तर में ये नीची हैं और दक्षिण में ऊंची। इनका सबसे ऊंचा पॉइंट है गुरु शिखर, और सबसे बड़ी बात, देश की राजधानी इसी प्राचीन नींव पर टिकी हुई है। हमने सेंट्रल हाइलैंड्स की ये पश्चिमी दीवार अरावली को तो देख लिया, लेकिन इस दीवार के ठीक पीछे क्या है? उसके आंगन में कौन सा भूवैज्ञानिक राज छिपा है? अगले सफर में हम इस दीवार के अंदर कदम रखेंगे और आग और लावा से बने एक विशाल मैदान मालवा प्लेटो की कहानी को समझेंगे। तो मिलते हैं अगले सफर पर। नमस्कार। पिछले एक्सप्लेनर में हमारी यात्रा अरावली पर खत्म हुई थी, तो आज हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं, सीधा मध्य भारत की विशाल उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाइलैंड्स में। सोचिए, एक ऐसी जगह जो कभी उबलते लावा से बनी थी और आज ग्रेनाइट की चट्टानों में तब्दील हो चुकी है। चलिए इस जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। अच्छा, तो इस पूरे इलाके को समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम अपनी यात्रा पश्चिम में ज्वालामुखी पठार से शुरू करेंगे, फिर ये देखेंगे कि यहाँ की नदियाँ आम बहाव के खिलाफ क्यों बहती हैं, और फिर हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे प्राचीन ग्रेनाइट क्षेत्र की तरफ, और आखिर में हम भारत के मिनरल हाट यानी खनिज भंडार की तरफ एक झलक डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा ठीक वहीं से शुरू होती है जहां अरावली की दीवार से खड़ी पर्वतमाला खत्म होती है, और हम एक ऐसे लैंडस्केप में कदम रख रहे हैं जिसे 2 बहुत ही शक्तिशाली ताकतों ने मिलकर बनाया है। पहली है फायर, मतलब करोड़ों साल पहले धरती के अंदर से निकला लावा, और दूसरी है टाइम, यानी लाखों सालों का कटाव और अपरदन। ये है सेंट्रल हाइलैंड्स का पश्चिमी दरवाज़ा। तो हमारा पहला बड़ा पड़ाव है विशाल मालवा प्लाटो, जो सेंट्रल हाइलैंड्स का सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा है। अब देखिए, पहली नज़र में ये एक सपाट पठार लग सकता है, लेकिन इसकी ज़मीन के ठीक नीचे एक बहुत गहरा भूवैज्ञानिक राज छिपा है। एक ऐसा राज जो सीधे भारत के बनने की कहानी से जुड़ा है। मालवा प्लाटो को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक विशाल ज्वालामुखी कालीन या वोल्केनिक कार्पेट की तरह सोचना।
बस कल्पना कीजिए कि करोड़ों साल पहले जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं और उनमें से लावा किसी बाढ़ की तरह निकलकर दूर दूर तक फैल गया और उसने पुरानी पहले से मौजूद चट्टानों को पूरी तरह से ढक लिया। बस यही है मालवा प्लेटो। असल में मालवा प्लेटो उस विशाल डेक्कन ट्रैप्स का ही उत्तरी हिस्सा है। ये किसी एक ज्वालामुखी के फटने से नहीं बना, बल्कि जमीन में पड़ी लंबी लंबी दरारों से बना है, जिन्हें जियोलॉजिस्ट फिशर इरप्शंस कहते हैं। जब ये लावा ठंडा हुआ और लाखों सालों में टूट फूट गया, तो इसने गहरी उपजाऊ काली मिट्टी बनाई, जिसे हम रेगोसॉइल भी कहते हैं। ये मिट्टी बेसाल्टिक लावा से बनती है, जिसमें आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से ये नमी को बहुत देर तक पकड़ कर रखती है, जो इसे कपास और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। हाँ, ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मालवा प्लेटो के ठीक पश्चिम में मारवाड़ प्लेटो है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? देखिए, अरावली पर्वतमाला एक दीवार की तरह काम करती है, जो मॉनसून की नमी वाली हवाओं को रोक लेती है। इसीलिए मालवा की तरफ तो हरियाली है, लेकिन मारवाड़ अरावली के रेन शैडो यानी वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, और इसीलिए वो ज्यादातर सूखा और रेतीला है। चलिए अब इस इलाके की एक और बड़ी अनोखी चीज की बात करते हैं। यहाँ बहने वाली नदियाँ। आमतौर पर भारत की ज्यादातर बड़ी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, है ना? लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही है। चलिए समझते हैं कि इस लैंडस्केप का झुकाव या ग्रेट स्लोप यहाँ की नदियों के बहाव को कैसे तय करता है। तो सवाल ये है कि यहाँ की बड़ी बड़ी नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, मतलब गंगा यमुना सिस्टम की तरफ क्यों बहती हैं? इसका जवाब इस एक तथ्य में छिपा है कि हमारा पूरा भारतीय प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला ब्लॉक दक्षिण से उत्तर की ओर हल्का सा झुका हुआ है। ये झुकाव तब पैदा हुआ था जब हिमालय बन रहा था और भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के दबाव ने प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से को थोड़ा नीचे की ओर झुका दिया। और ये ग्रेट स्लोप यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आप देखिए, नदियाँ जैसे चंबल, बेतवा, सिंध और केन ये सभी उत्तर की ओर बहती हैं ताकि आखिर में जाकर यमुना और फिर गंगा में मिल जाएं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे एक बहुत बड़ा भूवैज्ञानिक झुकाव एक पूरे क्षेत्र के ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो अब हम अपनी यात्रा में मालवा प्लेटो से और पूर्व की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आते आते वो ज्वालामुखीय कालीन या वोल्केनिक कार्पेट धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उसके नीचे से भारतीय प्रायद्वीप का असली प्राचीन आधार सामने आता है, कठोर ग्रेनाइट का कंकाल। हम एक ट्रांजिशन जोन में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ हम सचमुच एक भूवैज्ञानिक दुनिया से दूसरी में कदम रखते हैं। पश्चिम में हमें मिलता है बुंदेलखंड प्लेटो, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर फैला है। ये पुरानी घिस कर सपाट हो चुकी ग्रेनाइट चट्टानों से बना है और इसके भी पूर्व में मैकल रेंज के उस पार बघेलखंड प्लेटो है। ये दोनों ही इलाके लावा की मुलायम काली मिट्टी से बिल्कुल अलग हैं, कठोर, चट्टानी और ऊबड़ खाबड़। इस तरह के पुराने घिसे पिटे लैंडस्केप के लिए एक बहुत सटीक शब्द है, सीनाइल टोपोग्राफी। सीनाइल का मतलब होता है बूढ़ा या जीर्ण। जरा सोचिए एक पहाड़ के बारे में जो लाखों करोड़ों सालों की हवा और पानी की मार झेलकर अपनी सारी ऊंचाई, अपने सारे तीखे किनारे खो चुका है और अब बस एक नीची लहरदार जमीन बनकर रह गया है। बुंदेलखंड का इलाका बिल्कुल वैसा ही है, जो पृथ्वी की सबसे पुरानी भूसंरचनाओं में से एक है। ये टेबल हमें दिखाती है कि ये प्राचीन ग्रेनाइट क्षेत्र असल में है कहाँ। बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, झांसी, जालौन जैसे जिलों और मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में फैला हुआ है। वहीं बघेलखंड लगभग पूरी तरह से मध्य प्रदेश में है, जिसमें रीवा, सतना, शहडोल जैसे जिले आते हैं। ये भारत के कुछ सबसे पुराने भूभागों में से एक है और यहाँ की भू संरचना यहाँ के इतिहास और संस्कृति को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। तो चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और इस अविश्वसनीय यात्रा को संक्षेप में देखते हैं। हमने पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारत के दिल में एक अद्भुत भूवैज्ञानिक बदलाव को अपनी आंखों से देखा है। देखिए, हमने मालवा प्लेटो की नई लावा से बनी उपजाऊ काली मिट्टी से शुरुआत की थी। फिर हमने देखा कि कैसे यहाँ की नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं, जो एक बहुत बड़े भूवैज्ञानिक झुकाव का नतीजा है। और आखिर में हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के कठोर प्राचीन ग्रेनाइट तक पहुंचे, जो इस महाद्वीप की असली नींव है। ये वाकई में विरोधाभासों की भूमि है।
लेकिन रुकिए, हमारी पूर्व की ओर ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती है। जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं, ये प्राचीन पठार एक बार फिर से अपना रूप बदलता है और इस बार अपने अंदर छिपी कुछ बहुत ही कीमती चीजों को उजागर करता है। और ये कोट हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए एकदम सही बैठता है। पठार सिर्फ खत्म नहीं होता, ये भारत के औद्योगिक इंजन में बदल जाता है। जी हाँ, हम एक ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो अगली बार हम छोटा नागपुर प्लाटो की गहराई में उतरेंगे। भारत के इस खनिज हृदय स्थल यानी मिनरल हार्टलैंड में आखिर क्या रहस्य छिपे हैं, वो कौन से खनिज हैं जो इसे देश का इंडस्ट्रियल इंजन बनाते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे अगले एक्सप्लेनर में जरूर जुड़ें। धन्यवाद। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हम मालवा और बुंदेलखंड के पठारों से गुजरे थे, तो आज सेंट्रल हाईलैंड्स की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इसके सबसे पूर्वी और खनिजों से लबालब भरे हिस्से की ओर। हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर पठार की। और देखिए, ये सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं है, बल्कि ये वो भट्टी है जिसमें भारत की औद्योगिक तरक्की का लोहा तपता है। ये भारत का इंडस्ट्रियल इंजन है, इसका असली पावर हाउस। तो आखिर इसका इतना महत्व क्यों है? इसे समझने के लिए हमें इसकी एक बहुत मशहूर उपाधि को देखना होगा जो इसकी आर्थिक पहचान को पूरी तरह से बयान कर देती है। इसे रूर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? और ये सिर्फ कोई निकनेम या उपनाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जर्मनी के एक बहुत ही मशहूर औद्योगिक क्षेत्र के साथ इसकी सीधी सीधी भूवैज्ञानिक और आर्थिक बराबरी को दिखाता है। अब इस स्लाइड को देखिए जरा, ये तुलना कितनी दिलचस्प है। किसी भी देश में भारी उद्योग, खासकर स्टील इंडस्ट्री के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, कोयला और लौह अयस्क यानी आयन ओर। जर्मनी का रूर इलाका और भारत का छोटा नागपुर दोनों ही इन खनिजों के विशाल भंडार हैं। भारत का लगभग सारा कोकिंग कोल जो स्टील बनाने के लिए बेहद जरूरी है, वो यहीं मिलता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि छोटा नागपुर भारत की औद्योगिक रीढ़ की हड्डी क्यों है। और ये जो औद्योगिक दिल है ना, ये कोई छोटे मोटे इलाके में नहीं धड़कता। इसका सबसे बड़ा हिस्सा तो झारखंड में है, लेकिन इसकी नसें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैली हुई हैं। सोचिए, ये कितना विशाल और महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, तो अब जरा इसकी बनावट में उतरते हैं। देखिए, इसे सिर्फ पठार कह देना थोड़ा अधूरा होगा। इसकी असली संरचना कई ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। इसे प्लेटो लैंड स्ट्रक्चर कहा जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जो ऊपर से सपाट है, टेबल की तरह, लेकिन उसके किनारे एकदम खड़े या सीढ़ीनुमा हैं। दूर से देखने पर ये किसी टेबल की तरह ही दिखते हैं। तो ये जो पूरा पठार है, ये असल में एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग सीढ़ियों या टियर्स से मिलकर बना है। सबसे बड़ा और दक्षिणी हिस्सा है रांची प्लेटो। इसके ठीक उत्तर में दामोदर नदी की घाटी के पार हजारीबाग प्लेटो है। और सबसे उत्तर में है कोडरमा प्लेटो, जो अपने बेहतरीन क्वालिटी के माइका यानी अभ्रक के लिए दुनिया भर में मशहूर है। एक जमाने में तो इसे माइका कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तक कहा जाता था। और इन सभी पठारों के ऊपर एक मुकुट की तरह जो सबसे ऊंचा शिखर है, वो है पारसनाथ पहाड़ी, पूरे 1365 मीटर की ऊंचाई पर। लेकिन देखिए, इसकी अहमियत सिर्फ इसकी ऊंचाई से नहीं है। ये जैन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे समेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया था, जिसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भी शामिल थे, और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पड़ा। अच्छा, तो हमने पठार की बनावट और उसके शिखर को तो समझ लिया, लेकिन इस पठार की असली दौलत, इसका असली खजाना, वो इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि इसकी गहराई में छिपा है। और उस खजाने तक पहुंचने के लिए हमें एक भूवैज्ञानिक दरार को समझना होगा जो इसे ठीक बीच से काटती है। तो ये रिफ्ट वैली आखिर होती क्या है? सोचिए, धरती की 2 प्लेट्स यानी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं और बीच की जमीन धड़ाम से नीचे धंस जाती है। एक लंबी गहरी घाटी बन जाती है। लाखों साल पहले इसी धसी हुई घाटी में घने जंगल समा गए और हाई प्रेशर और हीट की वजह से वही जंगल आज कोयले के खजाने में बदल चुके हैं। ये घाटी एक तरह का जियोलॉजिकल ट्रेजर चेस्ट है। और इसी रिफ्ट वैली के बीचों बीच से बहती है दामोदर नदी, जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है।
इस पठार की एक और खास बात है इसका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। मतलब ये पठार एक गुंबद की तरह उठा हुआ है जिसके केंद्र से नदियां चारों दिशाओं में निकलती हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी पहिए की तीलियां निकलती हैं। और हाँ, इसी खूबसूरत इलाके में नेतरहाट भी है जिसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है। अब हम आते हैं एक ऐसी भूवैज्ञानिक पहेली पर जो सच में हैरान कर देती है। इस पठार का एक खोया हुआ रिश्तेदार जो आज इससे सैकड़ों किलोमीटर दूर जा बैठा है। अब अगर हम भारत का नक्शा देखें तो असम का कार्बी एंगलोंग प्लेटो और मेघालय प्लेटो ये तो बिल्कुल अलग थलग लगते हैं ना, है ना? बीच में पूरा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का मैदान आ जाता है। तो फिर इनका छोटा नागपुर से क्या लेना देना हो सकता है? इस स्लाइड में छिपी है इस ग्रेट सेपरेशन की पूरी कहानी। देखिए हुआ क्या। स्टेप 1, लाखों साल पहले ये पूरा भूभाग एक ही था, सब जुड़ा हुआ। स्टेप 2, फिर जमीन के नीचे कुछ ऐसी जबरदस्त हलचल हुई कि बीच का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम मालदा गैप कहते हैं वो नीचे धंस गया। और स्टेप 3, फिर आई गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी महानदियां जिन्होंने लाखों साल लगाकर इस गहरी खाई को अपनी लाई हुई मिट्टी और गाद से भर दिया और जमीन के नीचे के इस जुड़ाव को हमारी नजरों से हमेशा के लिए छिपा दिया। तो सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट की ये पहाड़ियाँ ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये असल में हमारे पेनिनसुलर प्लेटो के ही बिछड़े हुए हिस्से हैं जो आज भी बंगाल के मैदानों के नीचे गहराई में छोटा नागपुर पठार से जुड़े हुए हैं। तो बस पश्चिम में अरावली से जो हमारा सफ़र शुरू हुआ था वो अब सेंट्रल हाईलैंड्स के इस सबसे पूर्वी और कह सकते हैं कि खोए हुए हिस्से तक आकर पूरा होता है। हमने इस विशाल पठारी क्षेत्र को पूरी तरह से मैप कर लिया है। हमारी ये यात्रा तो यहाँ पूरी हो गई, लेकिन ये अपने पीछे एक नया और बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ गई है। आखिर इस पठार के दक्षिण में क्या है? वो कौन सी विशाल खड़ी दीवार है जो डेक्कन के रास्ते को रोकती है? ये दीवार क्या है और इसके पार क्या है? खैर, ये जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। नमस्कार। हमारी पिछली मुलाकात में हमने भारत के दिल यानी सेंट्रल हाईलैंड्स को समझा था। तो आज चलिए उसी सफर को और आगे दक्षिण की ओर बढ़ाते हैं। आज हम पहुंच रहे हैं उस सेंट्रल हाईलैंड्स की दक्षिणी दीवार तक, एक ऐसी विशाल और बहुत पुरानी चट्टानी दीवार जो हजारों सालों से खड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला की। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भारत की महान विभाजक रेखा। देखिए, विंध्य को सिर्फ पहाड़ समझना एक भूल होगी। ये तो हमारे उपमहाद्वीप के इतिहास और भूगोल में एक बहुत ही मौलिक सीमा रेखा है। जानते हैं, सदियों से विंध्य ने भारत को जैसे दो अलग अलग दुनियाओं में बांट रखा है। इसके उत्तर में है आर्यावर्त यानी गंगा का विशाल मैदान और उत्तर भारत, और इसके दक्षिण में है दक्षिणापथ यानी दक्षिण का पठार और दक्षिण भारत। और ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो संस्कृतियों, भाषाओं और बड़े बड़े साम्राज्यों के बीच एक कुदरती दीवार बन गई जिसने भारत की विविधता को गढ़ने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो ये बाधा या दीवार आखिर दिखती कैसी है? जरा कल्पना कीजिए एक बहुत बड़ी खड़ी दीवार की जो जमीन से अचानक ऊपर उठ जाती है। बस यही है विंध्य श्रृंखला। एक तरफ उत्तर की उपजाऊ गंगा घाटी और दूसरी तरफ दक्षिण का ऊंचा दक्कन पठार, और ये इन दोनों को बिल्कुल अलग कर देती है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक फैली ये रेंज भारत के भूगोल को दो साफ साफ हिस्सों में बांटती है। अच्छा, अब ये तो हुई इसकी पहचान, पर ये बने कैसे? चलिए हमारे दूसरे सेक्शन में इसकी जियोलॉजी यानी भूवैज्ञानिक बनावट को समझते हैं, क्योंकि एक मजेदार बात यह है कि विंध्य का बनना हमारे मशहूर हिमालय से बहुत बहुत अलग था। यहां एक बहुत ही जरूरी टर्म आता है, ब्लॉक माउंटेन्स। अब देखिए, हिमालय जैसे पहाड़ फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। मतलब दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराईं और जमीन कागज की तरह ऊपर की ओर मुड़ गई या फोल्ड हो गई। लेकिन विंध्य, उनकी कहानी अलग है। इनका निर्माण जमीन के मुड़ने से नहीं बल्कि टूटने और खिसकने से हुआ है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? सोच के देखिए, धरती की परत में दो समानांतर दरारें बन जाती हैं जिन्हें हम फॉल्ट्स कहते हैं। अब होता यह है कि इन दो दरारों के बीच की जमीन का टुकड़ा वो नीचे धंस जाता है और जो हिस्सा अपनी जगह पर खड़ा रह गया उसका जो खड़ा किनारा है वही पर्वत श्रृंखला बन जाता है। इसी खड़े किनारे को जियोलॉजी में स्कार्प कहते हैं। तो असल में विंध्य श्रृंखला क्या है?
वो सेंट्रल हाईलैंड्स का यही विशाल स्काप है। चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं। हमारे तीसरे सेक्शन में हम इस श्रृंखला की शारीरिक रचना यानी इसके पीक्स, रिजेस और एक्सटेंशंस पर एक नज़दीकी नज़र डालते हैं। तो इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है सद्भावना शिखर। इसे गुडविल पीक या कुलुमार पीक के नाम से भी जाना जाता है और यही इस पूरी दीवार या स्काप का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। हाँ, ये हिमालय की चोटियों के मुकाबले तो ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां से जो नज़ारा दिखता है वो इसके महत्व को बताता है। यहां खड़े होकर उत्तर के विशाल मैदान आपके सामने फैले होते हैं। जब ये श्रृंखला पूर्व की ओर मध्य प्रदेश और बिहार तक पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है कैमूर रेंज। और ये हिस्सा एक बहुत ही जरूरी काम करता है। ये एक वाटरशेड है। अब वाटरशेड क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो ये एक छत की ढलान की तरह है जो तय करती है कि बारिश का पानी किस तरफ बहेगा, और इसी वजह से सोन नदी एक खास दिशा में बहती है। चलिए अब चौथे सेक्शन पर चलते हैं। यहां हम इन प्राचीन चट्टानों में छिपे हुए कुछ खजानों की खोज करेंगे। ये एक हैरान करने वाला फैक्ट है ना, विंध्य श्रृंखला में भारत की इकलौती एक्टिव हीरे की खान है। जी हां, डायमंड माइन। और ये इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि यहाँ की पुरानी सेडिमेंट्री चट्टानों की बनावट ही कुछ ऐसी है जिसमें ये कीमती पत्थर मिलते हैं। आपने पन्ना के हीरों के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो वो जो मशहूर पन्ना डायमंड रीजन है वो पूरी तरह से इसी विंध्य श्रृंखला के अंदर मध्य प्रदेश में आता है। और ये बात इस पर्वत श्रृंखला को और भी ज्यादा खास बना देती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हम इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि विंध्य कोई अकेली जियोलॉजिकल फीचर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। तो आज हमने विंध्य के बारे में क्या क्या सीखा? हमने देखा कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि भारत का महान सांस्कृतिक और भौगोलिक विभाजक है। हमने जाना कि ये हिमालय की तरह एक फोल्ड माउंटेन नहीं बल्कि एक ब्लॉक माउंटेन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है और ये पन्ना के हीरा खदानों का घर भी है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी घाटी की सिर्फ उत्तरी दीवार है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, अगर विंध्य एक विशाल घाटी की उत्तरी दीवार है तो फिर दक्षिणी दीवार कौन बनाता है? और इन दोनों दीवारों के बीच एक ऐसी शक्तिशाली नदी बहती है जो भारत के सामान्य ढलान को चुनौती देते हुए उल्टी दिशा में बहती है। इस पहेली का जवाब छिपा है हमारी अगली यात्रा में, सतपुड़ा श्रृंखला की ओर। नमस्कार। पिछले सफर में हमने विंध्य श्रृंखला को समझा था। अब चलिए नर्मदा घाटी के उस पार देखते हैं, ठीक उसके समानांतर खड़ी एक और विशाल पर्वतमाला की तरफ। तो चलिए इस कोट से आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये हमारे पिछले विश्लेषण से एक सीधा, फिजिकल और कहानी वाला दोनों तरह का कनेक्शन बनाता है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल मार्वल है। सतपुड़ा को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस रोड मैप को फॉलो करेंगे। हम इसकी जियोलॉजी, ज्योग्राफी और भारत के रिवर सिस्टम्स में इसके जरूरी रोल को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे जरूरी बात, विंध्य और सतपुड़ा ये दोनों पर्वतमालाएं एक दूसरे के समानांतर तो चलती हैं, पर फंडामेंटली इनका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बिल्कुल अलग है। पर सवाल ये है कि ये अलग कैसे हैं? ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों के बीच का कोर डिफरेंस। विंध्य एक एस्कार्पमेंट है, मतलब एक पठार का तेज ढलान वाला किनारा, लेकिन सतपुड़ा ये एक असली ब्लॉक माउंटेन है और जियोलॉजिस्ट की भाषा में इसे हॉर्स्ट कहते हैं। और यहीं से हम सतपुड़ा को समझने के लिए सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आखिर ये ब्लॉक माउंटेन होता क्या है? ज्यादातर पहाड़ जिनके बारे में हम सोचते हैं, जैसे कि हिमालय, वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, है ना, जो प्लेट्स के टकराने से ऊपर उठे हैं। पर सतपुड़ा के बनने की कहानी इससे बहुत अलग है। चलिए इस शब्द हॉर्स्ट को तोड़कर समझते हैं। ये एक जर्मन शब्द है। जरा सोचिए कि जमीन का एक टुकड़ा है और उसके दोनों तरफ दो समानांतर दरारें यानी फॉल्ट्स बन जाती हैं। ये स्लाइड इस प्रोसेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है। सतपुड़ा के दोनों तरफ की जमीन नीचे धंस गई, जिससे बनी नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटियां यानी रिफ्ट वैलीज, और जो बीच का हिस्सा था वो अपनी जगह पर ऊंचा खड़ा रह गया। बस यही है सतपुड़ा।
तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये कैसे बना, तो चलिए इस श्रृंखला के साथ साथ एक सफर करते हैं, क्योंकि ये कोई एक अकेला पहाड़ नहीं है, बल्कि 3 अलग-अलग पहाड़ी हिस्सों की एक सीरीज है। हम पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करेंगे। शुरुआत होगी गुजरात में राजपीपला पहाड़ियों से, फिर केंद्र में महादेव पहाड़ियों से गुजरेंगे और आखिर में पूर्व में मैकल श्रृंखला पर हमारा सफर खत्म होगा। हमारा पहला पड़ाव है राजपीपला पहाड़ियां। इन्हें हम इस श्रृंखला का वेस्टर्न गेटकीपर मान सकते हैं। ये एक ऐसी खड़ी दीवार बनाती हैं जो नर्मदा नदी को समुद्र की ओर गाइड करती है। अब थोड़ा और पूर्व की ओर बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं महादेव पहाड़ियों पर। यह सतपुड़ा श्रृंखला का सबसे ऊंचा और शायद सबसे मशहूर हिस्सा है। और हाँ, यहीं पर खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी भी है, जिसे क्वीन ऑफ सतपुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और ये रही इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़, 1350 मीटर पर। यह न सिर्फ सतपुड़ा में बल्कि पूरे मध्य भारत में सबसे ऊंची जगह है। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है मैकल श्रृंखला। ये इलाका अपने पानी के संसाधनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहीं पर सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखला कंसेप्चुअली एक हो जाती हैं। इसका दिल है अमरकंटक का पठार, जो एक भौगोलिक चमत्कार है। ये एक रेडियल ड्रेनेज हब है, जिसका मतलब है कि नदियां यहां से एक सेंटर से अलग-अलग दिशाओं में निकलती हैं। जैसे पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और उत्तर की ओर गंगा में मिलने वाली सोन नदी, दोनों का सोर्स यही है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं। एक हॉर्स्ट के रूप में सतपुड़ा की ये अनोखी बनावट ही इसे 2 प्रमुख नदियों के बीच एक परफेक्ट बैरियर बनाती है। ये टेबल इस रिश्ते को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। सतपुड़ा श्रृंखला एक विशाल दीवार की तरह काम करती है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी अपनी रिफ्ट वैली में बहती है और दक्षिण में तापी नदी अपनी रिफ्ट वैली में, और दोनों ही पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इससे पहले कि हम अपना सफर दक्षिण की ओर जारी रखें, आइए जल्दी से एक रीकैप कर लेते हैं कि हमने इन रिफ्ट वैली के प्रहरियों के बारे में क्या सीखा है। तो जरूरी बातें क्या हैं? पहली, सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन यानी हॉर्स्ट है। दूसरी, इसके दोनों ओर नर्मदा और तापी की रिफ्ट वैलीज हैं। तीसरी, इसके 3 मुख्य हिस्से हैं, पश्चिम में राजपीपला, केंद्र में महादेव और पूर्व में मैकल। चौथी, धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और आखिरी बात, मैकल श्रृंखला नर्मदा और सोन जैसी जरूरी नदियों का स्रोत है। विंध्या और सतपुड़ा की इन दोहरी बाधाओं को पार करने के बाद भारत का भूगोल एकदम से बदल जाता है। अब हम दक्कन के पठार यानी डेक्कन प्लेटू में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। लावा की वही प्राचीन भूमि है जहां हमारा अगला सफर हमें ले जाएगा। तो चलिए इस उपमहाद्वीप के महान त्रिकोणीय हृदय स्थल दक्कन के पठार को अगले सफर में एक्सप्लोर करते हैं। पिछली बार का हमारा सफर सेंट्रल हाईलैंड्स पर जाकर खत्म हुआ था। तो चलिए अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और नर्मदा नदी के दक्षिण में कदम रखते हैं, जहां हमें मिलेगा भारत का भूवैज्ञानिक दिल, विशाल डेक्कन प्लाटो। और जैसे ही हम नर्मदा के उस पार पहुंचते हैं, सब कुछ बदल जाता है। यहां से एक बहुत ही विशाल और प्राचीन भूदृश्य हमारे सामने खुलता है। ये पेनिनसुलर इंडिया का कोर है, एक ऐसी जमीन जिसकी अपनी एक अलग ही कहानी है। तो आज हम इस पठार की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके त्रिकोण जैसे आकार को डिफाइन करेंगे, फिर हम इसकी ज्वालामुखीय विरासत की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे इसके एक जरा से झुकाव ने पूरे दक्षिण भारत की नदियों की दिशा तय कर दी। और फिर हम बात करेंगे कि ये कितना विशाल है, इसका एक भूवैज्ञानिक भाई कौन है, और आखिर में उन दीवारों की जो इसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। चलिए तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, डेक्कन प्लेटो कोई ऐसे ही फैला हुआ जमीनी हिस्सा नहीं है। ये प्रकृति का एक शानदार ज्योमेट्रिक डिजाइन है, एक बहुत बड़ा उल्टा त्रिकोण। तो इस त्रिकोण की सीमाएं क्या हैं? चलिए इसे दिमाग में बनाते हैं। इसका जो चौड़ा आधार है, मतलब इसका बेस, वो उत्तर में सतपुड़ा रेंज है। इसकी पश्चिमी भुजा बनती है वेस्टर्न घाट से और पूर्वी भुजा ईस्टर्न घाट से। और पूर्व की तरफ इसका जो विस्तार है, उसमें महादेव, कैमूर और माइकल पर्वतमालाएं शामिल हैं, जो इसे एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक शेप देती हैं। अच्छा, आकार तो हमने समझ लिया, पर चलिए अब इसकी आत्मा को समझते हैं कि यह बना किस चीज से है। इस पठार का जो यूनिक कैरेक्टर है, वो इसकी बहुत ही हिंसक, आग से भरी पैदाइश की कहानी कहता है। और यहीं पर डेक्कन ट्रैप शब्द को समझना बहुत जरूरी हो जाता है।
डेक्कन शब्द तो आया है संस्कृत के दक्षिण से, जिसका मतलब होता है साउथ, और ट्रैप ये एक स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब है सीढ़ियां। ये नाम इस इलाके के सीढ़ीनुमा लैंडस्केप को एकदम सटीक तरीके से बताता है, जो पुराने ज्वालामुखी के लावा की परतों से बना है। तो आखिर ये बना कैसे? जरा कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले जमीन में बड़ी बड़ी दरारें थीं और उनसे लावा के फव्वारे फूट रहे थे। पिघला हुआ गर्म लावा एक बाढ़ की तरह पूरे इलाके में फैल गया। फिर वक्त के साथ लावा एक के ऊपर एक परत में ठंडा होकर जमता गया और इसी प्रक्रिया ने एक सीढ़ी जैसा भूदृश्य तैयार कर दिया, जिसे हम डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। इस ज्वालामुखी चट्टान का नतीजा कुछ कमाल का निकला। हजारों लाखों सालों में मौसम के असर से ये बेसाल्टिक चट्टान टूटकर रेगुर मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल में बदल गई। इस मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये नमी को बहुत अच्छे से पकड़कर रखती है, और यही चीज इसे कपास की खेती के लिए किसी सोने से कम नहीं बनाती। अब बात करते हैं इस पठार के सबसे जरूरी फंक्शनल फीचर की। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक तिरछी मेज या टिल्टेड टेबल की कल्पना करना, जिसका एक सिरा ऊंचा हो और दूसरा नीचा। यहां ये बिल्कुल साफ है, पठार का जो पश्चिमी हिस्सा है यानी वेस्टर्न साइड, वो काफी ऊंचा है और वहां से पूर्व की ओर एक हल्की सी ढलान है। बस यही एक झुकाव है जिसने पूरे दक्षिण भारत की किस्मत तय कर दी है। इसी वजह से यहाँ की ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिम से निकलकर पूरे पठार को पार करते हुए पूर्व में बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। दक्षिण भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी की कहानी इसी भूवैज्ञानिक झुकाव से शुरू होती है। इनका जन्म तो वेस्टर्न घाट्स में होता है, लेकिन इनकी मंजिल, इनकी लंबी पूर्वी यात्रा पूरी तरह से इसी ढलान से तय होती है। हमने पठार की खासियतें तो देख ली, पर सवाल यह है कि ये भूवैज्ञानिक ढाल असल में भारत के कितने हिस्से पर फैली हुई है? इसका राज, इसका डोमिनियन कितना विशाल है? तो देखिए, ये विशाल ढाल दक्षिण के ज्यादातर राज्यों को कवर करती है। इसमें महाराष्ट्र तो है ही, जो डेक्कन ट्रैप्स का दिल है, और इसके साथ साथ कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला भी शामिल हैं। मतलब यह भारत का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प भूवैज्ञानिक तथ्य, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो मेघालय प्लेटो, कार्बी एंगलोंग प्लेटो और नॉर्थ कचार हिल्स हैं, वो असल में इसी पेनिनसुला ब्लॉक का हिस्सा हैं? जी हां, ये एक बिछड़े हुए भाई की तरह हैं, जो बहुत पहले बंगाल के सेडिमेंट गैप के बनने की वजह से मुख्य पठार से अलग हो गए थे। तो संक्षेप में, हमने अभी-अभी दक्षिण भारत के इस महान फर्श यानी डेक्कन प्लेटो को पूरी तरह से खंगाल लिया है। हमने इसकी बनावट, इसकी पैदाइश और इसके जबरदस्त प्रभाव को समझ लिया है। हमने फर्श की तो पड़ताल कर ली, लेकिन जरा सोचिए उन विशाल दीवारों का क्या, जो इस पूरे पठार को अपनी जगह पर थामे हुए हैं? उन वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का क्या? अगली बार हम इन्हीं दीवारों की कहानी को जानेंगे। नमस्कार। हमारे पिछले विश्लेषण में हमने डेक्कन प्लेटो को एक झुके हुए टेबल की तरह समझा था। तो आज हम उसी टेबल के शानदार ऊंचे किनारे यानी वेस्टर्न घाट्स की पड़ताल करेंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो आज के हमारे विषय की ताकत को दिखाता है। कभी सोचा है कि मुंबई में तो जबरदस्त बारिश होती है, लेकिन पहाड़ों के ठीक उस पार पुणे में मौसम काफी सूखा क्यों रहता है? देखिए, इस पूरे जलवायु के रहस्य का जवाब है पत्थर की एक बहुत बड़ी दीवार जो इन दोनों शहरों की किस्मत तय करती है। और इस दीवार का नाम है द वेस्टर्न घाट्स, जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये दीवार बनी कैसे है और इसकी भूवैज्ञानिक पहचान क्या है जो इसे इतना खास बनाती है। तो बात यह है कि वेस्टर्न घाट्स कोई आम पहाड़ नहीं है जो जमीन के मुड़ने से बने हो। नहीं, ये है ब्लॉक माउंटेन्स। इसका मतलब है कि ये डेक्कन प्लेटो का ही एक किनारा है जो टूटकर ऊपर उठ गया। ये एक पठार का खड़ा टूटा हुआ किनारा है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क समझ आता है। देखिए, हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, मतलब वो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने और जमीन के मुड़ने से बने। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स एक पठार के किनारे के टूटने और ऊपर उठने से बने ब्लॉक माउंटेन्स हैं। दोनों की बनने की कहानी बिल्कुल अलग है। और इसका नाम घाट भी बड़ा दिलचस्प है। इस शब्द का मतलब होता है सीढ़ी या पड़ाव। ये नाम ही इस बात का इशारा करता है कि आप इसे कहाँ से देख रहे हैं, इस पर इसका नज़ारा पूरी तरह से बदल जाता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इसे पश्चिम में,
मतलब कोस्ट से देखें तो ये एक बहुत बड़ी सीधी अटूट दीवार जैसी लगती है। लेकिन अगर आप इसे पूर्व में पठार की तरफ से देखें तो ये बस हल्की घुमावदार पहाड़ियां लगती हैं। है ना कमाल? एक ही पर्वत श्रृंखला, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। चलिए अब इसके विशाल आकार और फैलाव को देखते हैं। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं में से एक है, जो देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैली हुई है। जरा सोचिए, ये एक अकेली पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली है। और ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 6 बड़े राज्यों के जीवन और मौसम पर सीधा असर डालती है। ये सिर्फ लंबी ही नहीं, ऊंची भी है। इसकी औसत ऊंचाई करीब 1200 मीटर है, जो ईस्टर्न घाट्स की औसत 600 मीटर की ऊंचाई से लगभग 2 गुनी है। यह बहुत बड़ा फर्क है। और एक और अनोखी बात है इसके बारे में। ज्यादातर पर्वत श्रृंखलाओं के उलट वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं बढ़ती जाती है। इसका मतलब सबसे ऊंची चोटियां इसके दक्षिणी हिस्से में हैं। और यही ऊंचाई और इसका लगातार फैलाव इसकी सबसे अहम भूमिका निभाने में मदद करता है। ये हमारे क्षेत्र के मानसून का, आप कह सकते हैं, मुख्य वास्तुकार है। ये भारत की जलवायु को बनाता भी है और उसे कंट्रोल भी करता है। इस पूरी प्रक्रिया को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, और यही हमारे शुरुआती सवाल का जवाब है। देखिए, अरब सागर से नमी वाली मानसूनी हवाएं आती हैं। वेस्टर्न घाट्स उन्हें एक दीवार की तरह रोक लेते हैं। इससे हवाओं को ऊपर उठना पड़ता है, जहां वो ठंडी होकर संघनित हो जाती हैं। नतीजा, पश्चिमी ढलान, जिसे विंडवर्ड साइड कहते हैं, वहां जमकर बारिश होती है। और फिर सूखी हवा पूर्वी ढलान यानी लीवर्ड साइड पर नीचे उतरती है, जिससे एक रेन शैडो एरिया बन जाता है। अब समझ आया? इसीलिए मुंबई में बाढ़ आती है और पुणे सूखा रह जाता है। तो जैसा कि हमने बात की, दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो चलिए दक्षिण की ओर चलते हैं, जहां हमें प्रायद्वीपीय भारत के असली विशालकाय पर्वत शिखर मिलते हैं। इनमें सबसे ऊंची चोटी है अनामुदी। ये केरल के एन्नामलाई हिल्स में है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर्स। ये न सिर्फ वेस्टर्न घाट्स बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके ठीक पीछे दूसरे नंबर पर है डोडा बेटा। ये नीलगिरी हिल्स में है और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ये भी एक और विशाल शिखर है, जो इस पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर की पहचान है। तो हमने देखा कि वेस्टर्न घाट्स एक विशाल, लगातार फैली हुई इकाई है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पूरी लंबाई में इसका रूप बदलता रहता है। ये दीवार हर जगह एक जैसी नहीं है। तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र और गुजरात के उत्तरी सह्याद्री में ऐसा क्या खास है जो उसे बाकी हिस्सों से अलग बनाता है? खैर, ये कहानी है हमारे अगले विश्लेषण की। नमस्कार। पिछली बार हमने वेस्टर्न घाट्स को भारत की एक महान अटूट दीवार के तौर पर समझा था। तो आज उसी महान दीवार के साथ हमारी यात्रा शुरू हो रही है, ठीक इसके सबसे ऊपरी उत्तरी छोर से। तो चलिए इस ज्वालामुखी शुरुआत की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, हमारी यात्रा का ये जो पहला पड़ाव है, ये हमें एक ऐसे अनोखे लैंडस्केप से मिलाएगा जिसे सिर्फ जमीन के ऊपर उठने की प्रक्रिया ने नहीं, बल्कि करोड़ों साल पहले बहे प्राचीन लावा ने गढ़ा है। मतलब ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो जमे हुए लावा से बनी इतिहास की परतें हैं। हमारा ये सफर शुरू होगा गुजरात से और वहां से हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे महाराष्ट्र की तरफ। इस पूरे रास्ते में हम इस क्षेत्र के यूनिक जियोलॉजिकल कैरेक्टर यानी इसके खास भूवैज्ञानिक चरित्र को एक-एक करके परत दर परत समझेंगे। अगर हम आधिकारिक तौर पर देखें तो नॉर्दर्न सह्याद्रीज का शुरुआती बिंदु है तापी रिवर वैली यानी तापी नदी की घाटी। बस यहीं से वो ऊबड़-खाबड़ किसी किले जैसा दिखने वाला लैंडस्केप शुरू होता है, जो इस पूरी पर्वत श्रृंखला की पहचान है। अब बात करते हैं गुजरात की भूमिका की। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ की पहाड़ियाँ मुख्य पर्वत श्रृंखला से थोड़ी कटी हुई, अलग-थलग सी दिखें, लेकिन जियोलॉजिकली मतलब भूवैज्ञानिक नजरिए से यही वेस्टर्न घाट्स की नींव हैं, उसकी शुरुआती चट्टानें हैं। इसे हम इस महान कहानी का एक तरह का प्रोलॉग यानी प्रस्तावना मान सकते हैं। काठियावाड़ पेनिनसुला यानी काठियावाड़ प्रायद्वीप पर हमें 5 अहम अलग-अलग पहाड़ी श्रृंखलाएं मिलती हैं। ये हैं गिरनार हिल्स, मांधव हिल्स, बारडा हिल्स, शत्रुंजया हिल्स और फिर
कुछ इलाके में है धिनोधर हिल्स। ये सब की सब भूवैज्ञानिक रूप से मुख्य पेनिनसुलर ब्लॉक यानी हमारे प्रायद्वीपीय ब्लॉक का ही हिस्सा है। और अब हम दाखिल हो रहे हैं महाराष्ट्र में, जहां वेस्टर्न घाट्स को स्थानीय लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और जानते हैं, यहीं हमें इन पहाड़ों की सबसे बड़ी खासियत, उनकी असली पहचान देखने को मिलती है, और वो है उनका वॉल्केनिक ओरिजिन, यानी उनका ज्वालामुखीय मूल। यहाँ की पूरी जमीन डेक्कन ट्रैप्स से बनी है। अब ये ट्रैप्स शब्द कहाँ से आया? ये स्वीडिश शब्द ट्रप्पा से आया है, जिसका मतलब होता है सीढ़ियाँ। और ऐसा क्यों है, ये बस कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। जरा सोचिए, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले जमीन से लावा की जैसे बाढ़ आ गई, और वो लावा एक के ऊपर एक परत दर परत फैलता चला गया। और जब ये लावा ठंडा होके जमा, तो उसने इस पूरे विशाल इलाके को जन्म दिया, जिसे आज हम डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। तो ये सीढ़ियों जैसी बनावट बनी कैसे? चलिए समझते हैं। सबसे पहले पिघला हुआ लावा बड़ी बड़ी सपाट चादरों की तरह फैल गया। इसके बाद ये लावा ठंडा हुआ और कठोर बसाल्ट रॉक की परतों में जम गया। बसाल्ट एक तरह की ज्वालामुखीय चट्टान है, और फिर लाखों सालों तक हवा और पानी के एरोजन यानी कटाव ने इस लैंडस्केप को इस तरह तराशा कि इसकी शक्ल ही सीढ़ीदार हो गई। सच पूछिए तो ये बिल्कुल एक वॉल्केनिक स्टेयरकेस, एक ज्वालामुखीय सीढ़ी की तरह दिखाई देता है। इसी सीढ़ीनुमा कटाव का नतीजा है मेसा का बनना। ये वो पहाड़ियां होती हैं जिनकी चोटी एकदम सपाट होती है और ढलानें बिल्कुल खड़ी। और यही शानदार बनावट थी जिसने इन जगहों को ऐतिहासिक तौर पर लगभग अजेय बना दिया। शिवनेरी हो या रायगढ़, ये महान किले इन्हीं मेसाज के ऊपर बने हैं, जो उन्हें एक कुदरती सुरक्षा कवच देते थे। लेकिन ये पहाड़ सिर्फ किलों की जमीन नहीं है, ये एक बहुत बड़े वाटर टावर की तरह भी काम करते हैं। यहीं से गोदावरी, भीमा और कृष्णा जैसी बड़ी बड़ी नदियां निकलकर पूरब की ओर बहती हैं और पूरे दक्कन के पठार को जीवन देती हैं। देखिए, सह्याद्री कोई एक सीधी लकीर नहीं है। ये डेक्कन प्लेटो यानी दक्कन के पठार में पूरब की तरफ अपनी लंबी लंबी शाखाएं या स्पर्स भेजती है। उत्तर में हमें मिलती है सातमाला और अजंता रेंज, जो अपनी शानदार गुफाओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और फिर दक्षिण की ओर है हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज और गविलगढ़ रेंज। ये सारी रेंजेस बड़ी बड़ी नदी घाटियों को एक दूसरे से अलग करने का काम करती हैं। तो चलिए, अब नॉर्दर्न सह्याद्रीज की हमारी इस यात्रा के सबसे रोमांचक मोड़ पर चलते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने। यहाँ के प्रहरी या सेंटिनल्स कौन कौन है? सबसे पहले कलसूबाई, जो पूरे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आता है सालेहर, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद है महाबलेश्वर, जहां से पवित्र कृष्णा नदी निकलती है। और आखिर में तोरना, जो अपने ऐतिहासिक तोरना फोर्ट के लिए जाना जाता है। 1646 मीटर। जी हाँ, कलसूबाई, जिसे लोग अक्सर महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स के इस पूरे हिस्से का सबसे ऊंचा सर्वोच्च बिंदु है। यह सचमुच एक विशाल प्रहरी है जो सब पर नजर रखता है। तो अगर संक्षेप में कहें तो नॉर्दर्न सह्याद्रीज की कहानी 3 शब्दों में है: लावा, सीढ़ियां और शिखर। गुजरात के तलहटी से लेकर महाराष्ट्र की ज्वालामुखीय सीढ़ीनुमा संरचना और कालसूबाई जैसी बुलंद चोटियां, ये वाकई एक अद्भुत मेल है। तो इन लावा के पठारों से अब आगे क्या है, सवाल ये है, क्योंकि जैसे ही हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है। ये जो भूदृश्य है, ये पूरी तरह बदलने वाला है। लावा गायब हो जाएगा और उसकी जगह लेंगी बहुत पुरानी ग्रेनाइट की चट्टानें। हमारा अगला पड़ाव है द सेंट्रल सह्याद्रीज यानी मध्य सह्याद्री। तो इस ड्रामेटिक जियोलॉजिकल शिफ्ट, इस नाटकीय भूवैज्ञानिक बदलाव को देखने के लिए हमारे साथ अगले विश्लेषण में जरूर जुड़िएगा। नमस्कार। हमारी पिछली यात्रा महाराष्ट्र के सह्याद्री में थी, जहां हमने देखा कि जमीन कैसे लाखों साल पुराने ज्वालामुखीय लावा से बनी है। आज हम दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं और एक ऐसी भूवैज्ञानिक सीमा पार करने जा रहे हैं जो इस इलाके के पूरे किरदार को ही बदल देगी। तो चलिए ये सफर आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ आते ही जमीन का चरित्र बिल्कुल बदल जाता है। जैसे ही हम महाराष्ट्र से कर्नाटक में दाखिल होते हैं, वो काली कठोर वुल्कैनिक बसाल्ट चट्टानें पीछे छूट जाती हैं और उनकी जगह लेती हैं दुनिया की कुछ सबसे पुरानी चट्टानें, एंशिएंट ग्रेनाइट और ग्नेस। ये चट्टानें लावा से नहीं बनी हैं, बल्कि ये धरती के अंदर जबरदस्त गर्मी और दबाव से तैयार हुई हैं।
और इसी बुनियादी फर्क की वजह से यहाँ की जमीन, यहाँ के जंगल और पहाड़ियों के अंदर छिपा हुआ बेशकीमती खजाना यानी आयरन ओर बिल्कुल अलग है। आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम चट्टानों में आए इस बड़े बदलाव को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पहाड़ों का भूगोल कैसे बदलता है, उसके बाद यहाँ की खनिज दौलत की बात करेंगे और आखिर में उस सबसे कीमती चीज पर आएंगे जो इस पूरे क्षेत्र को जीवन देती है, पानी। तो हमारा पहला पड़ाव है फ्रॉम लावा टू ग्रेनाइट। ये सिर्फ एक जियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर इस पूरे इलाके की कहानी टिकी हुई है। देखिए, सेंट्रल सह्याद्री को सिर्फ पहाड़ों की एक रेंज समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप का इकोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल दिल है। मतलब यहाँ की चट्टानें, यहाँ की ऊंचाई और यहाँ के घने जंगल, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो दक्षिण भारत के मौसम, नदियों और करोड़ों लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब जरा इसके भूगोल की बात करते हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा था कि सह्याद्री एक पतली खड़ी दीवार की तरह है, लेकिन कर्नाटक में इसका रूप एकदम बदल जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पहाड़ एक अकेली सीधी लकीर में नहीं है, बल्कि वे चौड़े होकर विशाल पठारों यानी प्लेटोज में मिल जाते हैं। जैसे उत्तर में बेलगाम प्लेटो, फिर मध्य में विजयनगर प्लेटो और दक्षिण में है मशहूर कुर्ग प्लेटो, जिसे हम कोडागू के नाम से भी जानते हैं। ये इलाका सिर्फ अपनी शानदार कॉफी के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ऊंचे पहाड़ और चौड़े पठार मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाते हैं, जहां का मौसम और संस्कृति दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। चलिए अब जमीन की सतह से थोड़ा नीचे उतरते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र को प्रायद्वीप का आयरन हार्ट यानी कि लौह हृदय क्यों कहा जाता है। यहाँ की पहाड़ियों में कुदरत के 2 अनमोल खजाने एक साथ मिलते हैं। एक तरफ है बाबा बुडान हिल्स, जहाँ भारत के सबसे बड़े आयरन ओर के भंडार हैं, और कितनी दिलचस्प बात है कि यही वो जगह है जहाँ 17वीं सदी में सूफी संत बाबा बुदन भारत में पहली बार कॉफी के बीज लेकर आए थे। फिर आते हैं कुद्रेमुख की पहाड़ियां, जो एक तरफ तो लोहे की माइनिंग का बड़ा केंद्र हैं, तो दूसरी तरफ एक बेहद सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी। और दक्षिण में ब्रह्मगिरी रेंज है, जो खनिज के लिए नहीं बल्कि एक और कीमती चीज के लिए जानी जाती है। ये कावेरी नदी का जन्मस्थान है। वैसे ये जो नाम है कुद्रेमुख, इसका भी एक खास मतलब है। स्थानीय कन्नड़ भाषा में इसका मतलब होता है घोड़े का चेहरा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दूर से देखने पर बिल्कुल घोड़े के मुंह जैसी दिखती है। ये नाम हमें इस इलाके के भूगोल और वहाँ की संस्कृति दोनों से सीधे सीधे जोड़ता है। जमीन के नीचे लोहा तो है, लेकिन इस क्षेत्र की असली दौलत वो पानी है जो यहाँ से निकलकर करोड़ों लोगों तक पहुँचता है, और इसीलिए इसे साउथ इंडिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। ये पहाड़ एक हाइड्रोलॉजिकल पावर हाउस की तरह काम करते हैं। ये मॉनसून की हवाओं को रोकते हैं, जिनसे यहाँ भारी बारिश होती है, और फिर उस पानी को अपनी ढलानों से नदियों की शक्ल में पूरे दक्षिण भारत में भेजते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कावेरी नदी। इसका सफर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में मौजूद तला कावेरी नाम की एक पवित्र जगह से शुरू होता है। वहां से यह नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए कर्नाटक और तमिलनाडु के मैदानों को सींचती है और इन दोनों ही राज्यों के लिए लाइफलाइन यानी जीवन रेखा बनती है। मतलब साफ है, इन पहाड़ों की सेहत सीधे तौर पर मैदानों की खुशहाली से जुड़ी हुई है। लेकिन कहानी सिर्फ कावेरी पर खत्म नहीं होती। यहीं से तुंगा और भद्रा नदियां भी निकलती हैं, जो आगे चलकर तुंगभद्रा सिस्टम बनाती हैं। यहीं से पश्चिम की ओर तेजी से बहने वाली शरावती नदी भी निकलती है, और इन्हीं नदियों के पानी को जमा करने के लिए लिंगानमक्की, भद्रा और कृष्णा राजा सागर जैसे विशाल रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, जो सिंचाई और बिजली बनाने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो अगर हमें सेंट्रल सह्याद्रीज की पूरी कहानी को सिर्फ 3 बातों में समेटना हो तो वो यही होगी। एंशिएंट ग्रेनाइट, जिसने इसकी नींव रखी, आयरन हार्ट, जो इसकी जमीनी दौलत है, और वाटर टावर, जो इसका सबसे कीमती तोहफा है। ये तीनों चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं और मिलकर इस क्षेत्र की पहचान बनाती हैं। लेकिन हमारा ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अब हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाले हैं जहां भूगोल एक बहुत ही नाटकीय, एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेता है। ये वो जगह है जहां पश्चिमी घाट पहली बार पूर्वी घाट से मिलते हैं। इस महामिलन से एक विशाल पर्वतीय गांठ बनती है, जिसे हम नीलगिरी या ब्लू माउंटेन्स के नाम से जानते हैं।
तो सोचिए, जब दो महान पर्वत श्रृंखलाएं आपस में टकराती हैं, तो कौन सी नई ऊंचाइयां और कौन सी नई कहानियां जन्म लेती हैं? यही जानेंगे हम अपनी अगली कड़ी में। नमस्कार। तो चलिए वेस्टर्न घाट की हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आ पहुंचे हैं इसके सबसे रोमांचक, सबसे ड्रामेटिक हिस्से में। महाराष्ट्र के लावा पठारों से लेकर कर्नाटक की लौ पहाड़ियों तक का सफर करने के बाद आज हम प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे पर हैं, जहां भूगोल एक असाधारण कहानी कहता है। हम भारत की रीढ़ की हड्डी, जिसे इंडिया स्पाइन भी कहते हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं और आज हम पहुंच गए हैं इसकी आखिरी और सबसे ऊंची कड़ी पर। ये वेस्टर्न घाट की हमारी लंबी खोज का आखिरी पड़ाव है। एक ऐसा इलाका जो सबसे ऊंचा, सबसे उबड़-खाबड़ और बायोडाइवर्सिटी में सबसे अमीर है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे द ग्रेट सदर्न नॉट को, फिर देखेंगे कि कैसे दो बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ मिलती हैं। उसके बाद हम जानेंगे रणनीतिक रूप से इतने जरूरी पलक्कड़ गैप के बारे में, दक्षिण के विशाल पर्वतों से मिलेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये इलाका पूरे दक्षिण भारत के लिए पानी का इतना बड़ा सोर्स क्यों है। चलिए इस भौगोलिक अजूबे में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द ग्रेट सदर्न नॉट की। जरा कल्पना कीजिए, ये वो जगह है जहां भारत की दो मेन पर्वत श्रृंखलाएं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, सिर्फ मिलती नहीं है बल्कि एक दूसरे में उलझ जाती हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत बड़ी पहाड़ी गांठ बना देती हैं। तो ये सदर्न नॉट यानी दक्षिणी गांठ आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये पूरे पेनिनसुलर इंडिया का सबसे ऊंचा, सबसे ऊबड़-खाबड़ और इकोलॉजिकल रूप से सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ये सिर्फ एक मीटिंग पॉइंट नहीं है, ये ज्योग्राफी, मौसम और बायोडाइवर्सिटी का एक ऐसा पावर हाउस है जो पूरे के पूरे दक्षिण भारत पर अपना असर डालता है। तो चलिए इस गांठ को समझना शुरू करते हैं इसके उत्तरी छोर से, और यहाँ हमें मिलती है मशहूर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ वो महान संगम होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का मिलन। नीलगिरी, जिसका मतलब है ब्लू माउंटेन्स, अपने आप में ही बहुत यूनिक है। पता है क्यों? क्योंकि ये उत्तर की तरह कोई सीधी सादी माउंटेन रेंज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक ब्लॉक है जो आसपास के मैदानी इलाकों से एकदम से हजारों मीटर ऊपर उठ जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी वो है डोडा बेटा, 2637 मीटर्स, और हाँ, मशहूर हिल स्टेशन ऊटी यानी उडागमंडलम, वो भी इन्हीं खूबसूरत नीली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। अब देखिए, नीलगिरी के इस विशाल ब्लॉक के ठीक दक्षिण में वेस्टर्न घाट की जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी न टूटने वाली दीवार चली आ रही थी, उसमें अचानक एक बड़ी सी दरार आ जाती है। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ है। सोचिए, एक दीवार जो लगभग इम्पेनेट्रेबल थी, यहां आकर पूरी तरह से टूट जाती है। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ है नीलगिरी और अन्नामलाई की ऊंची दीवारें, एक ऐसी पहाड़ी बाधा जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है, और दूसरी तरफ है पलक्कड़ गैप, पहाड़ों के बीच से गुजरता एक चौड़ा समतल सा गलियारा। ये प्रकृति का एक बेहतरीन नमूना है कि कैसे दो एकदम अलग अलग भू आकृतियां एक ही जगह मौजूद हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि ये गैप इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक रास्ता भर नहीं है, ये नीलगिरी को दक्षिण के अन्नामलाई पहाड़ियों से अलग करता है। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ से जोड़ता है, जो सदियों से व्यापार और सेनाओं के आने जाने का एक बहुत ही अहम रास्ता रहा है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये अरब सागर से आने वाली नमी से लदी मानसूनी हवाओं को तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने का रास्ता देता है। तो जैसे ही हम इस गैप को पार करके आगे बढ़ते हैं, पहाड़ फिर से सिर उठाने लगते हैं, और इस बार तो पहले से भी कई ज्यादा ऊंचे। अब हम मिलने वाले हैं दक्षिण के असली जायंट्स से, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। 2695 मीटर। इस नंबर को जरा ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ एक ऊंचाई का आंकड़ा नहीं है, ये इस पूरे इलाके के दबदबे का सिंबल है। पर ये ऊंचाई है किस चीज की? ये ऊंचाई है अनायमुडी की। ये सिर्फ वेस्टर्न घाट के ही नहीं, बल्कि हिमालय के दक्षिण में पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में मौजूद है, और सच कहें तो इसे दक्षिण का राजा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन अनामुडी की चोटी
कोई एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि ये एक सेंटर पॉइंट है। यहाँ से कई पर्वत श्रृंखलाएं अलग-अलग दिशाओं में निकलती हैं। तो चलिए अब यहाँ से दक्षिण की ओर फैली हुई इन श्रृंखलाओं को देखते हैं, जो इस महान पर्वतमाला को आखिर में समुद्र तक पहुंचाती हैं। आइए इस दक्षिणी चेन को एक-एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आती हैं कार्डमम हिल्स, जिनकी हवा में ही मसालों की भीनी-भीनी खुशबू है। फिर आती हैं वरुसनाडु हिल्स, जहां से तमिलनाडु की एक बहुत जरूरी नदी वैगई निकलती है। इसके बाद है अगस्त्यामलाई हिल्स, जो एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यानी तरह तरह के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का खजाना। और आखिर में भारत के सबसे दक्षिणी सिरे के पास हमें मिलती हैं अशाम्बू हिल्स, जो इस लंबी पर्वत श्रृंखला का आखिरी पड़ाव है। अच्छा, अब इन शानदार चोटियों से जरा नजर हटाते हैं और इस ऊबड़-खाबड़ इलाके के एक और बहुत जरूरी पहलू पर ध्यान देते हैं। ये दक्षिण भारत की बड़ी-बड़ी नदियों का जन्म स्थान है। मतलब ये इलाका सिर्फ देखने में शानदार नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जिंदगी का सोर्स भी है। यहाँ से निकलने वाली कुछ जीवन देने वाली जलधाराओं को देखिए। कार्डमम हिल्स में बनी पेरियार लेक, केरल का विशाल इडुक्की रिजर्वॉयर, जो इंजीनियरिंग का एक कमाल है। यहीं से निकलती है पेरियार रिवर, जो केरल की लाइफलाइन है, और वेगाई रिवर, जो तमिलनाडु के मैदानी इलाकों को सींचती है। इससे ये साफ पता चलता है कि इन पहाड़ों की सेहत केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों के फ्यूचर के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो सदर्न वेस्टर्न घाट्स की एक जबरदस्त यात्रा थी। चलिए एक बार फटाफट से इस सफर के मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं, ताकि ये पूरी पिक्चर हमारे दिमाग में एकदम साफ हो जाए। हमने अपनी यात्रा शुरू की नीलगिरी से, वो जगह जहां घाटों का मिलन होता है। फिर हम उस स्ट्रैटेजिक ब्रेक पलक्कड़ गैप से होकर गुजरे। इसके बाद हम पहुंचे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी पर, जो अन्नामलाई हिल्स में है। और आखिर में हमने कार्डमम हिल्स पर अपनी यात्रा खत्म की, जो इस महान श्रृंखला का सबसे दक्षिणी छोर है। एक ज्योग्राफर ने बहुत अच्छी बात कही है, द वेस्टर्न घाट्स आर अ वॉल, बट द ईस्टर्न घाट्स आर अ ब्रोकन इरोडेड चेन ऑफ एंशिएंट हिल्स। मतलब वेस्टर्न घाट एक दीवार है, लेकिन ईस्टर्न घाट प्राचीन पहाड़ियों की एक टूटी फूटी घिसी-पिटी श्रृंखला है। कितना जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है ना? हमने पश्चिम की इस ऊंची न टूटने वाली दीवार का सफर तो कर लिया, लेकिन पूरब की उस टूटी हुई श्रृंखला की क्या कहानी है? जहां वेस्टर्न घाट एक दीवार की तरह खड़े होकर मॉनसून को रोकते हैं, वहीं ईस्टर्न घाट एक बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। वो टूटे हुए हैं। भारत की बड़ी बड़ी ताकतवर नदियों ने उन्हें बीच बीच में से काट दिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतने अलग क्यों हैं? और इन टूटी हुई पहाड़ियों के बीच आखिर कौन से राज छुपे हैं? हमारी अगली पड़ताल हमें वहीं ले जाएगी। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने वेस्टर्न घाट के उस मजबूत ऊंचे किले का पूरा सफर तय किया था। आज हम दक्कन के पठार के दूसरे यानी पूर्वी किनारे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो वेस्टर्न घाट से बिल्कुल ही अलग है। मतलब ये कोई दीवार नहीं, बल्कि घिसे पिटे अवशेषों का एक समूह है। तो सवाल ये उठता है कि एक दूसरे के इतने करीब होते हुए भी दो पर्वत श्रृंखलाएं जियोलॉजिकली इतनी अलग कैसे हो सकती हैं? चलिए ईस्टर्न घाट के इस पुराने रहस्य की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते ही ये अंतर देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ है वेस्टर्न घाट, जो एक ऊंचे किले की तरह लगातार खड़े हैं, जिनकी एवरेज हाइट है करीब 1200 मीटर। और दूसरी तरफ है ईस्टर्न घाट, जो किसी पुराने लैंडस्केप के टूटे हुए दांतों की तरह दिखते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब टूटी फूटी पहाड़ियों की एक चेन जिनकी एवरेज हाइट सिर्फ 600 मीटर, ठीक आधी। ये सिर्फ ऊंचाई का फर्क नहीं है, ये जियोलॉजिकल बनावट की एक बिल्कुल अलग कहानी है। और यही हमारी आज की पहेली का सबसे बड़ा सुराग है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने एक पूरी पर्वत श्रृंखला को इस तरह से तोड़ दिया? सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल की उपमा दी गई है, प्रायद्वीपीय पठार के टूटे हुए दांत। अब जरा सोचिए कि दांत टूटते क्यों हैं? या तो उम्र की वजह से, या फिर किसी बहुत बड़ी लगातार लगने वाली ताकत से। तो ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक सटीक जियोलॉजिकल सच्चाई है। घिसे हुए टूटे हुए दांतों की ये इमेज ही इस पूरी कहानी की चाबी है। ये हमें बहुत ज़्यादा उम्र और एक ऐसी ज़बरदस्त शक्ति की कहानी बताती है जो सदियों से इन पहाड़ों को तराश रही है। इस इमेज को दिमाग में रखिएगा। तो इस टूट फूट के पीछे की कहानी है क्या? वो कौन सी ताकत है जिसने इन पहाड़ों को उनके पश्चिमी साथी से इतना अलग बना दिया? बस यहाँ से हमारा जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है।
चलिए पता लगाते हैं कि ईस्टर्न घाट को ये शक्ल देने के पीछे असली वजह क्या है। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस क्यों हैं? वो वेस्टर्न घाट की तरह एक लंबी सीधी दीवार की तरह क्यों नहीं है? इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं, बल्कि एक 4 स्टेप की प्रोसेस में छिपा है जो लाखों सालों से चल रही है। और इसकी शुरुआत होती है जमीन के एक बहुत बुनियादी झुकाव से। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो ये रही पूरी कहानी 4 स्टेप्स में। स्टेप 1, द ग्रेट टिल्ट यानी महान झुकाव। सोचिए कि पूरा दक्कन का पठार एक बहुत बड़ी टेबल की तरह है जिसे हल्का सा पूरब की तरफ झुका दिया गया है। ये झुकाव बहुत मामूली है, पर इसका असर बहुत जबरदस्त है। स्टेप 2, रिवर फ्लो यानी नदियों का बहाव। इसी झुकाव की वजह से हमारे पेनिनसुला की सारी बड़ी नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ। स्टेप 3, डिसेक्शन यानी विच्छेदन। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। जियोलॉजी में डिसेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को चीरकर या काटकर अलग कर देना। लाखों सालों में इन नदियों ने पहाड़ों के बगल से रास्ता नहीं बनाया, बल्कि एक आरी की तरह काम करते हुए सीधे ईस्टर्न घाट को बीच से काट दिया ताकि वो समुद्र तक पहुंच सकें। सोचिए, युगों तक बहते हुए पानी ने कैसे घाटियों और दर्रों को तराशा होगा। और आखिर में स्टेप 4, इरोजन यानी कटाव। जब नदियों ने ये रास्ते खोल दिए तो हवा और बारिश ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने किनारों को घिस दिया, चोटियों को समतल कर दिया और घाटियों को और चौड़ा कर दिया। और इसका नतीजा एक लगातार चेन नहीं, बल्कि टूटी फूटी घिसी पीटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला, ठीक वैसी ही जैसी हम आज देखते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि इनका आकार ऐसा टूटा फूटा क्यों है। अब चलिए ये समझते हैं कि ये क्या और कहाँ है, क्योंकि अपनी उम्र और कटाव के बावजूद ये एक बहुत विशाल और महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। चलिए भारतीय भूगोल के इस पुराने पुरखे की एक प्रोफाइल बनाते हैं। इनका जियोग्राफिकल फैलाव बहुत बड़ा है। ये उत्तर में ओडिशा की महानदी घाटी से शुरू होकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से गुजरते हुए तब तक फैले हैं जब तक ये तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर वेस्टर्न घाट से मिल नहीं जाते। ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, नीलगिरी, ये एक बहुत ही दिलचस्प जियोलॉजिकल जंक्शन है जहां भारत की 2 महान पर्वत श्रृंखलाएं आखिरकार एक हो जाती हैं। अपने रास्ते में ये कर्नाटक के कुछ हिस्सों से भी होकर गुजरते हैं। ये बार चार्ट उस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। एवरेज हाइट में इतना बड़ा अंतर। वेस्टर्न घाट के 1200 मीटर के मुकाबले ईस्टर्न घाट सिर्फ 600 मीटर पर हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये अपने आप में वक्त की कहानी बयान कर रहे हैं। ईस्टर्न घाट की जो ऊंचाई आज गायब है, वो लाखों सालों तक पूरब की ओर बहने वाली नदियों, हवा और बारिश के लगातार कटाव को दिखाती है। मतलब ये इनकी अविश्वसनीय उम्र का जीता जागता सबूत है। और ये कहानी है बहुत ज्यादा उम्र की। जियोलॉजिकली ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से कई ज्यादा पुराने हैं। उनकी कम ऊंचाई उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके लचीलेपन का सबूत है। उन्होंने लाखों सालों से कटाव की ताकतों का सामना किया है। जहां वेस्टर्न घाट आज भी काफी युवा और नुकीले हैं, वहीं ईस्टर्न घाट प्राचीन है, घिसे हुए हैं और वक्त की मार ने उन्हें नरम बना दिया है। लेकिन इनकी कम एवरेज हाइट से धोखा मत खाइए। पुराना और छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि इनके बीच कोई ऊंचे शिखर नहीं है। इस सारे कटाव के बावजूद कुछ अविश्वसनीय रूप से मजबूत चोटियां आज भी शान से खड़ी हैं, जो पूरी ईस्टर्न रेंज पर हावी हैं। चलिए मिलते हैं पूरब के इन दिग्गजों से। ईस्टर्न घाट के सरताज हैं जिंदगड़ा पीक, जो ओडिशा राज्य में है। 1690 मीटर की ऊंचाई पर ये पूरी श्रृंखला का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये बात काफी दिलचस्प है कि सबसे ऊंची चोटी उत्तर में मिलती है, जिससे हमें इस विशाल रेंज में जियोलॉजिकल उभार और कटाव के अलग अलग पैटर्न का कुछ अंदाजा लगता है। इनसे ज्यादा दूर नहीं, ओडिशा में ही महेंद्रगिरी 1501 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई पर मौजूद है। ये तथ्य कि दोनों सबसे ऊंची चोटियां रेंज के उत्तरी हिस्से में हैं, ये बताता है कि शायद इस एरिया में दक्षिणी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा जियोलॉजिकल उत्थान हुआ होगा, या फिर कटाव उतना ज्यादा नहीं हुआ। तो चलिए, जो कुछ हमने अब तक समझा है उसे फटाफट समेट लेते हैं। पहली बात, ईस्टर्न घाट असंतत और अनियमित हैं, नदियों द्वारा तराशे गए टूटे हुए दांत। दूसरी, ये पुराने और निचले हैं, लाखों सालों के कटाव से घिसे हुए। तीसरी, इन्हें पूरब की ओर बहने वाली नदियों ने विच्छेदित किया है, यही इनके टूटे आकार की असली वजह है।
और चौथी, इनकी सबसे ऊंची चोटियां उत्तर में स्थित हैं, जो इनकी पूरी लंबाई में एक कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री का संकेत देती हैं। ये 4 पॉइंट्स ही ईस्टर्न घाट की पहचान है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये एक लगातार पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि टूटी-फूटी पहाड़ियों की एक चेन है, जो 5 अलग-अलग राज्यों से गुजरती है, तो क्या हर रीजन के लोग इसे ईस्टर्न घाट ही कहते हैं? या फिर इस टूटी हुई चेन की पहचान भी टूटी हुई है, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग लोकल नामों के साथ? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम अगली बार एक्सप्लोर करेंगे। नमस्कार। हमारे पिछले विश्लेषण में याद है हमने ईस्टर्न घाट्स को एक टूटी हुई श्रृंखला मतलब एक ब्रोकन चेन की तरह समझा था। तो आज हम उसी चेन के एक बहुत ही खास हिस्से पर गौर करने वाले हैं। एक ऐसा हिस्सा जो यूनिक है, कंटिन्यूअस है, मतलब टूटा हुआ नहीं है, और साथ ही बहुत ज्यादा रगेड यानी उबड़-खाबड़ भी है। हम बात कर रहे हैं ओडिशा की शानदार गड़जाट हिल्स की। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स रीजन को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये गड़जात हिल्स आखिर हैं क्या, इनकी पहचान क्या है। फिर हम उन जबरदस्त नदियों, उन माइटी रिवर्स की कहानी देखेंगे जिन्होंने इस जमीन को तराशा है। इसके बाद हम यहाँ की सबसे ऊंची चोटियों, टावरिंग पीक्स पर नजर डालेंगे। और आखिर में हम ओडिशा के उस खनिज के खजाने, उस मिनरल वॉल्ट को एक्सप्लोर करेंगे जो इन्हीं पहाड़ियों के सीने में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इलाके को एक नाम दिया गया है, द रगेड थ्रेशोल्ड, मतलब एक ऊबड़-खाबड़ दहलीज। सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना, और इसका मतलब भी बहुत गहरा है। ये पहाड़ियां एक तरह से उत्तर के छोटा नागपुर प्लाट्यू और दक्षिण के कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदानों के बीच एक ज्योग्राफिकल बैरियर का काम करती हैं। सोचिए, एक दरवाजे की तरह, एक दहलीज की तरह, जो 2 अलग-अलग दुनियाओं को अलग करती है। तो आइए हमारे पहले सेक्शन पर चलते हैं, द गड़जाट हिल्स, और पता लगाते हैं कि इन नॉर्दर्न हाईलैंड्स की असल पहचान क्या है। तो सवाल उठता है, ये गड़जात हिल्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये असल में उड़ीसा में ईस्टर्न घाट्स के उत्तरी हिस्से का ही एक लोकल नाम है। लेकिन जो चीज इन्हें सबसे खास बनाती है वो है इनकी बनावट। ये वेस्टर्न घाट्स की तरह एकदम खड़ी और नुकीली नहीं है, बल्कि ये पहाड़ियां हाईली डिसेक्टेड और इरोडेड हैं। अब इन शब्दों का मतलब समझते हैं। डिसेक्टेड मतलब नदियों ने इन्हें बीच बीच में से बहुत गहराई तक काट दिया है, जैसे किसी केक के टुकड़े कर दिए हों। और इरोडेड का मतलब है कि हवा और पानी ने लाखों सालों में इन्हें काफी हद तक घिस दिया है। और ये काटने और घिसने का काम किया किसने है? जाहिर सी बात है, नदियों ने। और यही हमें हमारे दूसरे सेक्शन पर लेकर आता है, कार्व्ड बाय माइटी रिवर्स, यानी वो ताकतें हैं जिन्होंने इस जमीन को ये शक्ल दी है। यहाँ 3 बड़ी खिलाड़ी हैं, 3 मुख्य नदियां जो इस लैंडस्केप को लगातार तराश रही हैं। इनके नाम हैं महानदी, ब्राह्मणी और बैतरणी। ये तीनों ही विशाल नदियां अपना रास्ता बनाती हुई बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ती हैं और अपने रास्ते में आने वाली इन पुरानी कठोर पहाड़ियों को चीरकर अपना रास्ता बना लेती हैं। और अगर महानदी की ताकत का कोई सबूत चाहिए तो वो है सतकोशिया गॉर्ज। जरा सोचिए, एक नदी पहाड़ों के सीने को चीरकर उसके बीचों बीच एक बहुत ही विशाल और गहरी घाटी, एक गॉर्ज बना देती है। ये कुदरत की रॉ पावर का एक जीता जागता शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि पानी की एक धार भी जब लगातार बहती है तो सबसे कठोर चट्टानों को भी काट सकती है। तो ठीक है, हमने उन ताकतों को तो समझ लिया जो इन पहाड़ियों को काटती हैं, पर अब बात करते हैं उन चोटियों की, उन पीक्स की, जो इस सारी काटछांट के बावजूद आज भी शान से खड़ी हैं। ये चोटियां इस इलाके के स्काई लाइन को डिफाइन करती हैं। ये इन हाईलैंड्स के असली लैंडमार्क्स हैं। यहाँ की 2 चोटियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं। एक है महेंद्रगिरी, करीब 1501 मीटर ऊंची ये चोटी गजपति जिले में है और इसका बहुत बड़ा कल्चरल और हिस्टोरिकल महत्व है। ये इस इलाके की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन असली चैंपियन कोई और है। असली चैंपियन है जिंदघाड़ा पीक, और ये सिर्फ इस इलाके की नहीं बल्कि पूरे ईस्टर्न घाट्स रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। 1690 मीटर्स, 1690 मीटर्स। एक पल के लिए इस नंबर पर रुकते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये ईस्टर्न घाट्स की छत है, द रूफ ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। अच्छा, जिंदगढ़ा और महेंद्रगिरी के अलावा भी यहाँ कुछ और बहुत प्रोमिनेंट हिल्स हैं, जैसे सिमिलीपाल मैसिव, जो अपनी यूनिक वॉल्केनिक फीचर्स और टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। फिर आती है मलायागिरी,
जो गर्जियत हिल्स के लगभग सेंटर में है, और गंदामार्दन हिल्स जो बॉक्साइट के साथ साथ अपनी औषधीय वनस्पतियों मेडिसिनल प्लांट्स के लिए भी जानी जाती हैं। लेकिन इन पहाड़ियों की कहानी सिर्फ इनकी ऊंचाई पर खत्म नहीं होती। असल में इनके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है, और यही बात हमें हमारे फाइनल सेक्शन पर ले आती है, ओडिशाज़ मिनरल वॉल्ट, यानी यहाँ का भूवैज्ञानिक खजाना, द जियोलॉजिकल ट्रेजर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ इतने सारे मिनरल्स आए कहाँ से? इसका जवाब हमें जियोलॉजी में मिलता है। बात यह है कि ये पहाड़ियाँ असल में मिनरल रिच छोटा नागपुर प्लेटो का ही एक एक्सटेंशन है, मतलब उसी का एक आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक गहरी जियोलॉजिकल कंटिन्यूटी है जिसने इस पूरे इलाके को इतना कीमती बना दिया है। तो ये खजाना है क्या? सुनिए, सुंदरगढ़ और क्योंझर के जिलों में दुनिया का कुछ बेहतरीन हाई ग्रेड आयरन ओर और मैंगनीज मिलता है, और ये तो बस शुरुआत है। कोरापुट और कलाहांडी की जो फ्लैट टॉप्ड हिल्स हैं, उनमें बॉक्साइट के आप कह सकते हैं विशाल भंडार भरे पड़े हैं। और हाँ, बॉक्साइट वही ओर है जिससे हम सबका जाना पहचाना एल्यूमिनियम बनता है। तो चलिए फटाफट से आज की सारी बातों को समेट लेते हैं। नॉर्दर्न ईस्टर्न घाट्स को ओडिशा में गर्जाट हिल्स के नाम से जाना जाता है। महानदी, ब्रह्मणी और बैतरनी जैसी नदियों ने इन्हें गहराई तक काटा है, यानी ये डाइसेक्टेड है। यहीं पर पूरे ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी जिंदगाना मौजूद है, जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। और हाँ, ये एक मिनरल वॉल्ट है जो आयरन और बक्साइट जैसे खनिजों से लबालब है। लेकिन रुकिए, ईस्टर्न घाट्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक हिस्सा था। जैसे ही हम महानदी नदी को पार करके दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, इन घाटों का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। वो अपनी ये मिनरल वेल्थ खो देते हैं और कुछ बिल्कुल अलग बन जाते हैं। वो क्या बनते हैं और कैसे बदलते हैं, ये सब जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। तो ईस्टर्न घाट्स की हमारी यात्रा जारी है। पिछले विश्लेषण में हमने उड़ीसा के विशाल खनिज से भरे पठारों को समझा था। आज हम दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, जहां ये घाट एक लगातार चलने वाली श्रृंखला नहीं, बल्कि एक खंडित, एक फ्रैगमेंटेड पहेली बन जाते हैं। तो चलिए इस टूटे हुए सफर के हर एक टुकड़े को जोड़कर देखते हैं। याद है ना, ओडिशा की पहाड़ियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई और ऊंची थीं। लेकिन जैसे ही हम गोदावरी और कृष्णा नदियों के विशाल डेल्टा को पार करते हैं, ईस्टर्न घाट का जो पूरा कैरेक्टर है वो नाटकीय रूप से बदल जाता है। वो एक लगातार चलने वाली दीवार अब है ही नहीं। तो सवाल ये है कि उसकी जगह हमें मिलता क्या है? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इस नए रूप को समझने के लिए सबसे जरूरी टर्म है द सदर्न आर्क्स। गोदावरी और कृष्णा नदियों के दक्षिण में ईस्टर्न घाट्स अब एक सीधी लाइन में नहीं चलते। वो अलग अलग क्रेसेंट शेप्ड, यानी कह सकते हैं आधे चांद के आकार की पर्वत श्रृंखलाओं में बदल जाते हैं, जो कोरोमंडल तट के समानांतर यानी पैरेलल चलती हैं। और यहाँ का लैंडस्केप भी बिल्कुल अलग है। यहाँ हमें मिलते हैं ड्राई डेसिडुअस यानी शुष्क पर्णपाती जंगल, और इनके बीच में है गहरी गहरी घाटियां। तो द सदर्न आर्क्स में हमारा पहला पड़ाव है आंध्र प्रदेश। यहाँ की पहाड़ियों की कहानी बहुत ही अनोखी है। ये एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, बिल्कुल पैरेलल, जैसे किसी ने इन्हें करीने से एक एक करके सजाया हो। लेकिन बीच बीच में गहरी घाटियों ने इन्हें काट भी दिया है। चलिए इन समानांतर श्रृंखलाओं को और करीब से जानते हैं। अब देखिए, ये स्लाइड एक तरह से पूरे दक्षिणी हिस्से का सार बताती है। आंध्र प्रदेश में घाट लंबी और समानांतर श्रृंखलाओं का एक कलेक्शन है, एक के बाद एक। लेकिन जैसे ही हम तमिलनाडु में पहुंचते हैं, यही पहाड़ियां टूटकर अलग थलग ब्लॉक्स में बदल जाती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैदानों के एक बड़े से समुद्र में कुछ द्वीप हों। तो आंध्र प्रदेश में ये समानांतर श्रृंखलाएं हैं कौन कौन सी? यहाँ 5 प्रमुख रेंजेस हैं। अगर हम उत्तर से शुरू करें तो सबसे पहले नलामला हिल्स, फिर आती हैं वेलिकोंडा और पालकोंडा रेंजेस, उसके बाद मशहूर शेषाचालम हिल्स और अंत में एरामाला हिल्स। चलिए अब उत्तर से दक्षिण के इसी क्रम में एक एक कर इनकी खासियत जानते हैं। हमारी शुरुआत होती है नलामला हिल्स से, जो कृष्णा नदी के ठीक दक्षिण में है। ये इस पूरे रीजन की सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। आप इन्हें तट के समानांतर खड़ी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक दीवार, एक मैसिव नेचुरल बैरियर की तरह समझ सकते हैं। नल्लामाला के दक्षिण पूर्व में है वेलिकोंडा रेंज। इसकी भौगोलिक अहमियत बहुत ज्यादा है।
ये एक साफ साफ दिखने वाली रिज यानी एक ऊंची पर्वत रेखा की तरह काम करती है, जो एक तरफ के तटीय मैदानों को और दूसरी तरफ के अंदरूनी रायलसीमा पठार को एक दूसरे से अलग कर देती है। और फिर आती हैं मशहूर सिशाचलम हिल्स। ये पहाड़ियां तिरुमला मंदिर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। साथ ही इन्हें एक बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है, जो इनकी कमाल की जैव विविधता को बचाता है। और हां, यहां की एक और खासियत है लाल चंदन, जो आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये पहाड़ियां समानांतर हैं, तो ये एक लगातार चलने वाली दीवार क्यों नहीं बनाती? जवाब है इस स्लाइड पर। द रिवर कटर्स। इस पूरे लैंडस्केप के असली आर्किटेक्ट हैं नदियां, खासतौर पर पेन्ना नदी, जो इन विशाल श्रृंखलाओं के बीच से अपना रास्ता चीरती हुई समुद्र तक पहुंच जाती है। चलिए अब और दक्षिण की ओर तमिलनाडु में चलते हैं। यहां ईस्टर्न घाट्स का स्वरूप और भी ज्यादा फ्रैगमेंटेड यानी बिखरा हुआ हो जाता है। अब ये समानांतर श्रृंखलाएं नहीं हैं, बल्कि मैदानी इलाकों से अचानक उठने वाले आइसोलेटेड पहाड़ी ब्लॉक्स की तरह दिखते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, बिल्कुल मैदानों के समुद्र में हरियाली के द्वीपों की तरह। तमिलनाडु के इन प्रमुख पहाड़ी ब्लॉक्स पर एक नजर डालते हैं। इनमें शामिल हैं जवादी हिल्स, शिवारॉय हिल्स, जिन्हें शिवरायन हिल्स भी कहा जाता है, कलरायन हिल्स और पचामालाय हिल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक कंटिन्यूअस चेन बिल्कुल नहीं है, बल्कि अलग अलग द्वीप जैसे समूह हैं। इन समूहों में सबसे उत्तर में हैं जावादी हिल्स। ये भौगोलिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें आंध्र की पहाड़ियों से अलग करती है पलार नदी की घाटी। तो ये नदी ही एक तरह से इन घाटों के लिए स्टेट बॉर्डर का काम करती है। जवादी के दक्षिण में है शेवरॉय हिल्स, जो तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट्स का सबसे ऊंचा हिस्सा है। ये एक प्रमुख हिल स्टेशन यॉरकॉट का घर है और ऐतिहासिक रूप से कॉफी उगाने के लिए भी जाना जाता है। और हमारी यात्रा में सबसे दक्षिणी पहाड़ी ब्लॉक है पंचमालाई हिल्स। इनकी खासियत इनके नाम में ही छिपी है। तमिल में पचाई का मतलब है हरा और मालाई का मतलब है पहाड़। तो पंचमालाई का सीधा सा मतलब है ग्रीन माउंटेन्स यानी हरे पहाड़, जो इनकी घनी हरियाली को बखूबी बताता है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। हमने ये तो देख लिया कि सदर्न घाट्स फ्रैगमेंटेड हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? इसका जवाब एक शब्द में है, नदियां। रिवर्स ही इन पहाड़ों की ग्रेट डिसेक्टर्स हैं, यानी महान विच्छेदक, जिन्होंने लाखों सालों में इन्हें काट कर अलग अलग कर दिया है। ये स्लाइड इस पूरी कहानी को बहुत ही साफ तौर पर समझाती है। देखिए, पेन्ना नदी वेलिकोंडा और पालकोंडा रेंजेस के बीच से अपना रास्ता बनाती है। पालार नदी, जैसा हमने देखा, आंध्र की पहाड़ियों और तमिलनाडु की जावदी हिल्स के बीच का प्राकृतिक डिवाइडर है। और पुन्नयार नदी शेवरॉय और कैलरायन जैसे पहाड़ी ब्लॉक्स के बीच से बहती है। यही वो नदियां हैं जिन्होंने लाखों सालों में इन पहाड़ों को काटकर ये रास्ते बनाए हैं। तो हमने कृष्णा नदी से लेकर कावेरी बेसिन तक इन सदर्न ऑक्स की यात्रा पूरी कर ली है। अब समय है कि हम जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में समझें और फिर अगले बड़े सवाल की ओर बढ़ें। तो आज के इस विश्लेषण से की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, आंध्र प्रदेश के घाट लंबे और पैरेलल हैं। दूसरी, तमिलनाडु के घाट फ्रैगमेंटेड और आइसोलेटेड ब्लॉक्स हैं। तीसरी, इस डाइसेक्शन की मुख्य वजह पेन्ना और पालार जैसी नदियां हैं। और सबसे बड़ा निष्कर्ष, ईस्टर्न घाट्स अपने पश्चिमी समकक्ष यानी वेस्टर्न घाट्स की तरह एक कंटिन्यूअस दीवार नहीं है, बल्कि एक टूटी हुई श्रृंखला है। तो हमने ये तो स्थापित कर लिया कि ईस्टर्न घाट्स एक टूटी फूटी दीवार हैं, लेकिन जैसा ये स्लाइड कहती है, एक दीवार तभी काम की होती है जब उसमें दरवाजे हों, गेट्स हों। तो अगला सवाल ये है, सदियों से सभ्यताओं ने, सेनाओं ने और व्यापार ने इन पहाड़ों को पार कैसे किया? इन नदियों द्वारा बनाए गए गैप्स के अलावा क्या कोई और रास्ते भी थे? इसका जवाब हमें मिलेगा पहाड़ी दर्रों में, यानी माउंटेन पासेस में, जिन्हें घाट भी कहा जाता है। अगली बार हम इन्हीं दरवाजों की खोज करेंगे। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने बात की थी पेनिनसुलर प्लेटो की विशाल दीवारों की, यानी द घाट्स की। आज हम खोलने जा रहे हैं वो दरवाजे जो इन दीवारों को पार करने का रास्ता देते हैं। कहते हैं एक किला तभी काम का होता है जब उसमें दरवाजे हों, और वेस्टर्न घाट्स वो तो एक बहुत ही फॉर्मिडेबल, मतलब एक अभेद्य दीवार की तरह हैं। तो ये जो कुदरती रास्ते हैं ना, जिन्हें हम पासेस या घाट्स कहते हैं, असल में ये वो स्ट्रेटेजिक आर्टरीज हैं, वो नसें हैं जो तटीय मैदानों को अंदरूनी पठार से जोड़ती हैं।
तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और देखते हैं दरवाजों के पहले समूह को। हम हैं महाराष्ट्र में, और देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो ऊंचे खड़े सह्याद्रीज हैं, अगर ये दर्रे न होते तो मुंबई तो बाकी देश से लगभग कट ही जाता। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसे। तो सबसे पहले आता है थाल घाट, जिसे कसारा घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉर्दर्न सह्याद्रीज में है और इसे मुंबई से उत्तर भारत का मेन गेटवे कह सकते हैं। ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है और फिर आगे यही रास्ता नॉर्थ इंडिया और कैलकाटा की तरफ जाने वाले सारे ट्रैफिक का मेन रूट बन जाता है। और इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि दिल्ली जाने वाली जो मेन रेलवे लाइन है वो भी यहीं से गुजरती है। अच्छा, अब थालघाट से थोड़ा दक्षिण में चलें तो आता है अगला बेहद जरूरी दर्रा, भोरघाट। ये मुंबई को सीधा जोड़ता है पुणे से। और पुणे क्या है? डेक्कन के प्लेटो का इकोनॉमिक और आईटी हब, मतलब ये डेक्कन के दिल का दरवाजा है। इस पर ट्रैफिक इतना जबरदस्त होता है कि ये भारत के सबसे बिजी पहाड़ी रास्तों में से एक है। और हाँ, वो जो मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है वो इसी घाट से होकर निकलता है। अब देखिए, ये दो तो हो गई मेन आर्टरीज, लेकिन इनके अलावा भी इस इलाके में कुछ पुराने ऐतिहासिक रास्ते हैं, जैसे मालसेज घाट और नाने घाट पास। सोचिए, सदियों से व्यापारी और यात्री इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो अब तक हमने जो देखा वो ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं दक्षिण की ओर, और यहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है। जहां उत्तर के दर्रे पहाड़ों में बनी पतली पतली कटाने हैं, वहीं दक्षिण में कुछ बिल्कुल अलग और बहुत बहुत बड़ा है। एक सवाल सोचते हैं, क्या हो अगर ये रास्ता कोई संकरा सा दर्रा न हो, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक जायंट गैप हो, एक पूरी की पूरी खाई? बस यही सवाल हमें द पलक्कड़ गैप की अनोखी कहानी तक ले जाता है। तो ये स्लाइड उत्तरी दर्रों और पालक्कड़ गैप के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है पहाड़ों में बने संकरे रास्ते, नैरो कट्स, और दूसरी तरफ है पालक्कड़ गैप, जो कि पूरी पर्वत श्रृंखला में एक मैसिव फिजिकल ब्रेक है, एक बहुत बड़ा टूटा हुआ हिस्सा। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नहीं है, ये एक बड़ी भौगोलिक और, जैसा कि हम देखेंगे, एक क्लाइमैटिक इवेंट भी है। ये नीलगिरी और आनामलाई की पहाड़ियों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। और इसका पैमाना देखिए, जरा सोचिए, इसकी चौड़ाई है करीब 30 से 40 किलोमीटर। ये किसी भी दूसरे दर्रे से कहीं कहीं ज्यादा चौड़ा है। ये सिर्फ एक पास नहीं है, ये एक असली ज्योग्राफिकल डिवाइड है। तो अब आती है सबसे दिलचस्प बात। इस गैप का काम सिर्फ गाड़ियों और ट्रेनों को रास्ता देना नहीं है। नहीं, ये तो मौसम के लिए एक दरवाजा है। इसे क्लाइमेट गेट कहना बिल्कुल सही होगा। ये इतना बड़ा है कि साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं इसके जरिए सीधे तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में घुस जाती हैं और कोयम्बटूर जैसे इलाकों में बारिश लाती हैं, जो वरना शायद सूखे ही रह जाते। अच्छा, तो हमने इकोनॉमिक और क्लाइमैटिक इम्पोर्टेंस की बात कर ली। अब जरा अपना फोकस बदलते हैं और चलते हैं इतिहास के गलियारों में। हम बढ़ रहे हैं उत्तर की ओर, प्राचीन अरावली रेंज की तरफ। अरावलीज में दो दर्रे बहुत खास हैं। पहला हल्दी घाटी पास। नाम सुनते ही 1576 की वो मशहूर लड़ाई याद आ जाती है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप और मुगल सेनाओं के बीच। दूसरा है गौरम घाट, जिसने ऐतिहासिक रूप से मेवाड़ और मारवाड़ के दो बड़े इलाकों को जोड़ने का काम किया है। तो ये दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि इतिहास के गवाह हैं। और वेस्टर्न घाट्स की कनेक्टिविटी को पूरी तरह समझने के लिए ये भी जान लेना जरूरी है कि सिर्फ थाल और भोर घाट्स ही नहीं हैं, और भी कई अहम दर्रे हैं, जैसे कि कुंभारली घाट, जो कोंकण के तटीय इलाके को सतारा से जोड़ता है, और चोरला घाट, जो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के ट्राई जंक्शन पर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर मौजूद है। और इसी के साथ हम पेनिनसुला प्लेटू पर जो हमारी पूरी चर्चा चल रही थी, उसके आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, आइए एक बार उस पर नजर डालते हैं, एक फाइनल समरी। तो ये पूरी कहानी, ये पूरी संरचना जो हमने इतने सारे विश्लेषणों में समझी है, वो कुछ इस तरह है। हमने शुरुआत की थी फाउंडेशन से, गोंडवाना के एक स्थिर भूभाग से। फिर हम उत्तर की ओर बढ़े, सेंट्रल हाईलैंड्स को समझने। उसके बाद हमने सतपुड़ा की ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज को पार किया। फिर हम दक्षिण में उतरे और त्रिकोणीय ज्वालामुखी से बने डेक्कन प्लेटो को देखा। फिर हमने इसकी दीवारें खड़ी की, कंटिन्यूअस वेस्टर्न घाट्स और टूटे फूटे ईस्टर्न घाट्स। और आज आखिर में हमने इन दीवारों के दरवाजे भी खोल दिए।
तो इस पूरी यात्रा के बाद अब ये कहा जा सकता है कि पेनिनसुला प्लेटो की फिजिकल ज्योग्राफी को हमने बहुत ही गहराई से समझ लिया है, इस पर एक तरह से महारत हासिल कर ली है। हमने इस प्राचीन पठार की कहानी तो समझ ली, लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। वो युवा नदियां जो इस पठार से निकलकर उत्तर के विशाल मैदानों में बहती हैं, वो अपने साथ कौन सी कहानियां लेकर आती हैं? और बस यही सवाल हमें ले जाएगा हमारे अगले विश्लेषण की ओर।